नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह स्टूडियो में हैं। बहुत स्वागत प्रोफेसर साहब आपका। विजय त्रिवेदी जी प्रोग्राम में आ चुके हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी। अवधेश कुमार जी हैं हमारे साथ, अवधेश जी बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांकर जी का भी बहुत स्वागत। कहानी में आज देखिए, सबसे बड़ी कहानी तो 3 दिन से कर्नाटक की चल रही है। तो वहां आज क्या हुआ? आज उप मुख्यमंत्री ने नाश्ता एक साथ किया। बड़ी खबर यह है, तो इसमें क्या निकला इसकी बात आपको बताएंगे। इसके अलावा नेशनल हेराल्ड पर आज कोर्ट को चार्जशीट पर अपडेट संज्ञान लेना है कि नहीं, इस पर फैसला देना था, लेकिन वो सुनवाई में क्या हुआ इसकी अपडेट आपको देंगे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस और इलेक्शन कमीशन के बीच जो एक खींचतान चल रही है एसआईआर की कार्रवाई को लेकर, इसमें क्या निकला और इसमें अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में क्या भूमिका अदा कर रहे हैं। सियासी खबरों में पहले इनकी बात करेंगे। पहले कर्नाटक का अपडेट आपको दे दें। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो खींचतान मची है, उसके बीच आज कांग्रेस हाईकमान के लिए कुछ सुकून देने वाली तस्वीरें आई। ये तस्वीरें हैं, एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार आज एक साथ इन दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और 1 घंटे बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि आने वाला कल, बल्कि आज 29 तारीख को दिल्ली में राहुल गांधी और खड़गे साहब वो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को साथ में बैठाएंगे और उनसे बात करेंगे और फिर सारे मसले का हल निकालेंगे। शब्द खुद पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के थे कि मर्ज है, मेडिसिन देखनी है, क्या देनी है, दवा देनी है, तो वो हम करेंगे मिल बैठकर। लेकिन उससे पहले कल रात को अचानक ये खबर आती है कि कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं से कहा है कि आप एक साथ बैठ के अपने बीच में जो भी बातें हैं उन बातों को साफ कीजिए और इसके लिए आज सुबह आप लोग एक साथ नाश्ता कीजिए। फिर कल ही सिद्धारमैया जी ने कह दिया था कि हाँ, हम लोग आज सुबह मिलेंगे और हम लोग बात करेंगे। फिर आज इस ब्रेकफास्ट मीटिंग के बाद सिद्धारमैया बोले कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है और ना भविष्य में होगा। कौन सा मतभेद नहीं है? सारे मतभेद तो दोनों नेताओं ने ट्विटर पर जाहिर किए। फिर वो कह रहे हैं हम साथ में मिलकर काम करेंगे। डीके शिव कुमार ने भी बोला, उन्होंने कहा हाईकमान जो कहेगा हम उसका पालन करेंगे। मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं मुख्यमंत्री के साथ हूं, कर्नाटक का विकास ये हमारी प्राथमिकता है। तो बातें तो बड़ी अच्छी की, लेकिन इससे पहले जो बातें कर चुके हैं वो धुल तो नहीं जाएंगी। अब दोनों नेताओं की यह मुलाकात हुई थी दिल्ली के आदेश के बाद। पिछले करीब 15 दिनों से दोनों ग्रुप्स के कार्यकर्ता और नेता, विधायक भी अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाह रहे थे और दिल्ली की दौड़ लगा रहे थे। 2023 में जब सरकार बनी थी तो अब तो बिल्कुल क्लियर है, जब कह दिया डीके शिव कुमार ने कि 4-5 लोगों की सीक्रेट मीटिंग में 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हुई थी। अब इसी को लेकर ये सारा ड्रामा चल रहा है। तो हमारे साथ बेंगलुरु से टी राघवन हमारे सहयोगी, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। वो बताएंगे कि निकला क्या आज की मीटिंग के बाद। लेकिन पहले आप सुनिए जरा इसमें डीके शिव कुमार की बात। We all have joined together, we have worked together. The party, as the entire workers of the state, have jointly supported us, and the people of Karnataka has blessed us with a massive mandate. Whatever promises we have given to the people of Karnataka, it is our bound duty to deliver everything. The promises, whatever we had given to them, we have delivered. तो डीके साहब कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, यही बात जो है सिद्धारमैया भी रिपीट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच कल एक और डेवलपमेंट हुई, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच खींचतान के बीच में एक तीसरा एंगल आ गया है। कर्नाटक के जो गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, ऐसा लग रहा है कि कहीं इनके भाग्य में ना मुख्यमंत्री की कुर्सी आ जाए। कल एक्चुअली कर्नाटक के टुमकुर में दलित समाज के लोगों ने जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री पद देने की मांग करते हुए एक प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन पर आज जी परमेश्वर जी का बयान भी आ गया और उन्होंने कहा कि भाई कोई समाज भावना अच्छा ऐसी रख सकता है क्योंकि समाज का व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन होगा वही जो दिल्ली चाहेगा। Somebody wants DK Shiv Kumar as Chief Minister, somebody wants Siddaramaiah ji to continue, and somebody wants me to be the Chief Minister, and somebody wants somebody else. So you cannot stop the aspirations. Every time there is a talk about the Chief Minister, whether after the election or somewhere in between, when there is the formation of the government, Dalits express their aspirations. That is nothing wrong in it. I don't think it is wrong.
वैसे ये इनको माना जाता है कि ये सिद्धरमैया कैंप के ही हैं, लेकिन ये ख्वाहिश इनकी बहुत पुरानी है, क्योंकि जब भी डीके और सिद्धरमैया के बीच में कोई टसल चलता है तो इनको लगता है कि मैं सीनियर भी हूं तो हो सकता है कि, और दलित समाज से भी हूं तो शायद कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट मैं बन जाऊंगा। हमारे साथ टी राघवन जुड़े हैं, उससे पहले अवधेश जी एक बार जरा बताएं सर, क्या मतलब दोनों भाइयों ने तो कह दिया कुछ था ही नहीं हमारे बीच में झगड़ा। नहीं, ऐसा असल में झगड़ा इनका था ही नहीं। हाँ? आप भी जानते हैं कि अगर ये प्रदेश का झगड़ा होता तो प्रदेश में निपटता। ये झगड़ा तो केंद्रीय नेतृत्व ने पैदा किया था। जब केंद्रीय नेतृत्व अपनी महिमा खो बैठता है तभी गठबंधन में तो 6-6 महीने 2.5 साल की बात हो सकती है, पार्टी के अंदर 2.5 साल की बात करना है तो केंद्रीय नेतृत्व का था। इनमें कहां कोई झंझट है, तो खाएंगे भी आपस में, इनके बीच न दोस्ती है न इनके बीच झंझट है। ये दोनों इसमें कहीं नहीं है, ये दोनों तो केवल चेहरे थे। देखिए मूल बात यह है, इसका 3 पहलू है। पहला तो कर्नाटक से संबंधित है जिसमें आपने बता दिया। प्रश्न यह है कि क्या यह वाकई एक ट्रूस है और इसका समाधान क्या केंद्रीय नेतृत्व कर पाएगा, क्योंकि बयान तो वही है कि आला कमान फैसला करेगा। दूसरा, क्या वाकई कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व अब इतना, सोनिया गांधी परिवार इतना अक्षम, प्रभावहीन और अकुशल है कि अब वो प्रदेश के झगड़े सुलझाने में सक्षम नहीं है। लोग मानने लगे हैं कि आप हमको चुनाव जिता नहीं सकते हैं, पार्टी संभल नहीं रही है, तो हम आपके नेतृत्व में कैसे काम करें, आवश्यकता है तब तक नाम लेंगे। और इसका तीसरा पहलू यह है कि जो कुछ देश में पिछले 11 सालों में जो एक फंडामेंटल मेंटेलिटी चेंज हुई है, लोगों की पैराडाइम शिफ्ट हुआ है देश को लेकर राजनीति के लेप में, उससे पेश बैठाने में कांग्रेस पार्टी विफल है और उसकी परिणति इस रूप में हो रही है। एक लाइन और है, आप लोग प्रियंक खड़गे को मत छोड़िए इसमें। बताने वाला था सर, आप बताइए। आपने परमेश्वर का नाम ले लिया, लेकिन क्या इसमें यह भी खेल चल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुपचाप इसमें की फैसला आला कमान करेगा, बैठ के चर्चा करेंगे, राहुल गांधी होंगे, चाहते हैं कि ये दो के झगड़े में और चुपचाप रहे और तीसरे का स्थान निकल जाए। प्रियंक खड़गे की कोई ना कोई भूमिका तो है और महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे पहले भी आपको पता है कि ये खबर आई थी कि राहुल गांधी ने सीधा व्हाट्सएप मैसेज भेजा डीके शिव कुमार को, जब बोले बड़े व्याकुल हो रहे थे और उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पा रही थी राहुल गांधी से, कि वेट आई विल टॉक टू यू। फिर ये खबर आई कि प्रियंक खड़गे राहुल गांधी का मैसेज कन्वे करने के लिए गए, वो डीके शिव कुमार से मिले। ये बात भी अब जो है सच साबित हो रही है। अब फिर अचानक ये क्या कि दिल्ली की मुलाकात से पहले दोनों से कहा गया कि आप मिल लीजिए पहले आपस में। तो आपको राघवन के पास लेकर के चलते हैं बेंगलुरु। अब अगर झगड़ा खत्म हो गया, झगड़ा टल गया या कुछ नहीं, जो जैसा था वैसा ही है? जी देखिए, आज की ब्रेकफास्ट मीटिंग का मतलब यही था कि डैमेज कंट्रोल करना है। जो एक मैसेज जा रहा था कि दोनों लीडर पब्लिकली एक दूसरे पर परोक्ष रूप से कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर फुल स्टॉप लगना चाहिए और यही इस बैठक में हुआ भी। आज दोनों ही खेमों ने यह कहा कि अब आगे से एक दूसरे पर किसी भी तरह का कटाक्ष नहीं किया जाएगा। ये एक टेम्पररी सीज फायर है, क्योंकि असेंबली का सेशन है और विपक्ष को ये ऐसा मुद्दा नहीं थमाना चाहते हैं। ये बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हाईकमान से मिले हैं। हाईकमान कमजोर है ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी यहां पर जो सिचुएशन है, ऐसी एक सिचुएशन पैदा हुई है सौरभ की दोनों ही नेताओं का किसी भी तरह से पार्टी से अलग होना पार्टी को आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। आप एक बात गौर कीजिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीके शिव कुमार ने ये कहा कि 2013 में जब सिद्धरामैया के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तब हाईकमान के कहने पर सिद्धरामैया ने उनसे कहा था कि वो 3 से 4 महीने तक वेट करें, उसके बाद वो मंत्री बने थे। तो वो उन्होंने कहा था कि उनकी बात को मैंने तुरंत जो है मान लिया था। आज भी वो इसी बात को दोहराते हुए दिख रहे हैं कि हाईकमान की बात मैंने मानी है, सिद्धरामैया की मैंने बात मानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब बिल्कुल बैकफुट पर चला गया हूं। ये जो आज की बात है, ये सिर्फ कुछ दिनों का ये एक पैक्ट है कह सकते हैं, जिसे हम टेम्पररी सीज फायर का नाम दे रहे हैं। उसके बाद जब असेंबली का सेशन खत्म होगा, पार्लियामेंट का सेशन, और फिर संक्रांति के बाद का क्या हुआ जो राहुल गांधी और खड़गे जी इन दोनों के साथ करने वाले थे राघवन? जी देखिए, ये मीटिंग उस वक्त के लिए तय की गई थी कि जब अगर दोनों ही नेता इस बात पर किसी भी तरह से सहमत नहीं होते हैं तो हो सकता है कि उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया जाएगा। लेकिन अब ये मीटिंग होगी, लेकिन अब नहीं होगी, अब मीटिंग 15 जनवरी के बाद होगी। अच्छा, तो मतलब वो दिल्ली की मीटिंग जो है वो टल गई। राघवन, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत क्लैरिटी दी इसमें, और आपने कहा ये टेम्पररी सीज फायर है। अब गौर कीजिए, जो उन्होंने कहा कि डीके शिव कुमार पीछे हट गए, ऐसा नहीं है। ये दिखाने के लिए कि भाई दुनिया को ये मैसेज ना जाए कि हम खुलकर लड़ रहे हैं। और इसमें जो बात अवधेश जी ने कही कि किरकिरी तो दिल्ली की होती है, गांधी परिवार की होती है। अब कल का एक बयान आपको दिखा रहा हूं डीके शिव कुमार का। उस बयान में इन्होंने कहा कि बड़ा सेफ भी प्ले कर रहे हैं और
उनका कहना यही है बार बार कि दिल्ली ही सब कुछ है। उन्होंने तो कहा कि दिल्ली या गांधी परिवार वो टेम्पल है हमारे लिए और जो होगा वहीं से होगा। तो मतलब उनको आप यहाँ ब्रेकफास्ट मीटिंग करा लीजिए, दोनों से कहिए कि आप 4 दिन के लिए किसी रिजॉर्ट में घूम आओ, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फैसला दिल्ली में ही हो रहा है। शिव कुमार हो सकता है इस बात के लिए मान गए हों कि अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद। कल का बयान सुनिए। Definitely, I'll go to Delhi because see, Delhi is our temple. Delhi is our temple. We have to go there. All of us are without Delhi, nothing can go. Congress party is a party with a big history, and always Delhi will guide us. We may rule here. Ultimately, we have a policy contained to the whatever the policies of the Congress party and the constitution. We have to work by that. अब बताइए सबीर जी, क्या खबर है? अब राघवन कह रहे हैं दिल्ली में फिलहाल नहीं होने वाली मुलाकात। 2-3 कल बड़े डेवलपमेंट हुए थे सौरभ जी। जब डीके शिव कुमार ने जो ट्वीट किया था, एक्स पे पोस्ट किया था वर्ड और वर्ड को लेकर, उसके बाद जब शाम को सिद्धरमैया ने उसका जवाब दिया एक्स पर, उसके बाद डीके शिव कुमार बहुत उखड़ गए थे और खबर ये थी कि उन्होंने कहा था कि अब मैं फैसला करूंगा मुझे क्या करना है दिल्ली जाकर। राहुल गांधी इस दोनों के बीच जिस तरीके से एक्स पर पोस्ट हो रहा था, जिस तरीके से बयान आ रहे थे, राहुल गांधी उससे नाराज थे। राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला से कहा कि डीके से मेरी बात कराओ, बोलो मेरे से बात करें। रणदीप सुरजेवाला डीके को फोन लगा रहे थे, डीके शिव कुमार ने उनका फोन नहीं उठाया। फिर रणदीप सुरजेवाला ने डीके को मैसेज करा कि राहुल गांधी जी आपसे बात करना चाहते हैं। डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी को फोन किया और राहुल गांधी ने एक कहा कि ये जो हो रहा है ये सब ठीक नहीं है, आप सिद्धरमैया के साथ बैठो, आप बात करो, मैं आपको दिल्ली बुलाऊंगा। इनकी बात हुई डायरेक्ट राहुल गांधी से बात हुई है, बैठने को तैयार नहीं थे। डीके शिव कुमार की जब राहुल गांधी से बात हुई, राहुल गांधी ने कहा कि आप सीएम के साथ बैठो, दिल्ली बैठक होगी पहले। लेकिन जिस तरीके से माहौल बन गया है पूरा कर्नाटका में, उस स्टेज पर आपको दोनों को दिल्ली लाकर मैं बैठूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे बैठेंगे, वो संदेश ठीक नहीं जाएगा। पहले आप अपने स्तर पर बैठिए दोनों, उसके बाद दिल्ली निर्णय करेगा क्या करना है। ये तो बात ठीक है। राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार से बात की और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिद्धरमैया से बात की और सिद्धरमैया से कहा कि आप डीके शिव कुमार से बात करके उन्हें अपने यहाँ लंच या ब्रेकफास्ट पे आमंत्रित करो। फिर सिद्धरमैया ने डीके शिव कुमार को ब्रेकफास्ट पे आमंत्रित किया और उसके बाद आज इन दोनों की बैठक हुई। बैठक के बाद सिद्धरमैया ने राहुल गांधी से बात की, डीके शिव कुमार की बात करवाई और उसके बाद तय हुआ कि पत्रकार वार्ता में क्या क्या बोलना है। और उसके बाद इन्होंने पत्रकार वार्ता में ब्रीफिंग दी है कि हम अभी भी साथ हैं, कोई बात मतलब पहले डैमेज कंट्रोल करो, जो माहौल बिगाड़ा है उसको ठीक करो, पहले ठंडा करो, बिल्कुल ठंडा करो। और ये कह दिया गया और अभी सोनिया गांधी नहीं है, सोनिया गांधी के बिना ये बैठक नहीं होगी। डीके शिव कुमार ने कहा था कि सोनिया गांधी रहेगी तभी बैठक होगी। तो सोनिया गांधी अभी देश में नहीं है, सोनिया गांधी आएगी। उसके बाद अभी सेशन है, सेशन के बाद बजट है, बजट के बाद इसका फैसला होगा और बजट के बाद डीके शिव कुमार को शायद मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तब तक सिद्धरमैया भी जो लगता है उनको 1-1.5 महीने का समय मिलेगा, जो भी फैसला होगा सोनिया गांधी। अब 1-1.5 महीने के लिए शांति होगी। फिलहाल ये 31 दिसंबर तक सिद्धरमैया है, मुझे लगता है बजट भी सिद्धरमैया पेश करेंगे 17वां, और उसके बाद मुझे लगता है नेतृत्व परिवर्तन कर्नाटका में होगा। फिलहाल इसे ठंडा पटाक्षेप इन्होंने फिलहाल कुछ समय के लिए कर दिया है। विजय जी क्या है, मतलब केवल ये तो वो किकिंग द कैन हुआ ना, आपने टाला ही है फिलहाल बस। ये ऑपरेशन सिंदूर की तरह से ऑपरेशन बेंगलोर जो है पॉज बटन पर है, सीज फायर नहीं हुआ है। राहुल जी के आदेश के बाद ही, मतलब राहुल जी से बात हुई, जो मेरे को जानकारी मिली इनकी डीकेएस की, और उसके बाद ये तय हुआ कि मॉर्निंग में दोनों लोग मतलब इसको सेटल करिए, ये ज़बरदस्ती का तमाशा नहीं होना चाहिए इसको, और फिर उसके बाद देखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर ये बात कंसेंसस जैसी है कि शिव कुमार डीकेएस ही बनेंगे चीफ मिनिस्टर। डीकेएस बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल चुनाव बजट के बाद जब भी, हाँ मतलब अभी तुरंत नहीं हो तो मतलब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलेगा ये तय है, डीके बनेंगे मतलब ये अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब वो तो क्या होता है, बहुत सारी स्थितियां बाद में भी बदलती हैं, जैसे सिद्धरमैया साहब हैं, परमेश्वर साहब आ गए, प्रियांक जी आ गए, वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग ये बनी। और वो इसलिए भी कि पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं होना कि आज ही आपने दबाव बनाया और आज ही चीफ मिनिस्टर बना दिया। और डीकेएस को भी समझ में आई कि यदि ज़्यादा बनाया तो हो सकता है कोई तीसरा बंदा बाजी मार ले, तो वो करने के लिए। लेकिन फाइनली जो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी को बीच में आए बिना ये काम नहीं चलता, जो उन्होंने उसको बात की, उनसे सिद्धरमैया की बात हो गई है राहुल गांधी से। ये तो सिद्धरमैया इस बात जो आप सार्वजनिक जानकारी दे रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग ये कि डीके बनेंगे, तो मतलब सिद्धरमैया के लिए उसको सिद्धरमैया के लिए भी एक मतलब एक थोड़ी सी सम्मानजनक रेस्पेक्टफुल एग्जिट हो, ये देखा जाए ना। ये नहीं कि शिव कुमार ने कह दिया तो अब इस प्रेशर में आके चले गए। और हो सकता है बजट पास होगा, बजट आएगा, फिर महीने के 2 महीने निकल जाए, लेकिन बहुत दिन के लिए वो बहुत दिनों के मेहमान नहीं है सिद्धरमैया उस कुर्सी के लिए।
ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और वो जो डीकेएस भी सोनिया गांधी की बात करें, क्योंकि सोनिया गांधी का बहुत आशीर्वाद है उन पर, डीकेएस पर, तो उनको लगता है कि अभी ये काम होना चाहिए। एक चीज़ और जो जानकारी मुझे मिली थी कि छत्तीसगढ़ को लेकर ये बात हुई थी, जो उल्टा जो हम लोग समझते रहे कि 2.5 साल का वहाँ पर हुआ, तो छत्तीसगढ़ में ये हुआ था कि 3 साल और 2 साल का फॉर्मूला बना था, और उसमें था कि पहला जो चीफ मिनिस्टर है वो 2 साल के लिए बनेगा, फिर 3 साल के लिए बनेगा। तो उसमें पहले इनका नाम था टीके सिंहदेव का कि वो पहले बन जाए, लेकिन उनका कि नहीं मैं बाद में बन जाऊंगा, पहले आप बघेल साहब को बनने दीजिए। तो ये सारी बात हुई। अब ये झगड़े चलते रहते, एक मतलब फॉर्मूले की मैं बात बता रहा हूँ कि वो हुआ था। अब यहाँ पर भी ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगला चुनाव तो कम से कम डीकेएस के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो अगला चुनाव लड़ा जाएगा, इसका मतलब साल भर का 1.5 साल का मौका तो उनको मिल जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग इस 5 साल के टर्म में डीके एक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये अब इस सारे घटनाक्रम में, खासकर पिछले एक हफ्ते में, ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस लीडरशिप पर, गांधी परिवार पर, प्रोफेसर साहब? मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण सवाल है। राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो डीकेएस बन जाएं या सिद्धारमैया बन जाएं या कोई तीसरा चौथा बन जाए, ये महत्वपूर्ण मेरे ख्याल से अभी नहीं है। हमें ये इस बात पे सोचना चाहिए कि जैसा डीकेएस ने कहा कि भाई दिल्ली हमारे लिए टेम्पल है, तो पता ये करना होगा कि दिल्ली में कोई एक ही टेम्पल है या दिल्ली में भी टेम्पल के 2 ब्रांच हो गए हैं, क्योंकि एक टेम्पल तो जनपथ पर है और एक टेम्पल मेरे ख्याल से सुनहरी बाग रोड पे है। अब वो सुनहरी बाग रोड पर जो है वो कांग्रेस में नए चेहरों को लाने की कोशिश है। जो टेम्पल जनपथ पे है वहां पारंपरिक रूप से जो क्षत्रप हैं उनको समर्थन करने की कोई कवायद रहती है। और ये खेल आपने देखा होगा, राजस्थान में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। जब वहाँ कोई ऐसा संरचना नहीं है, जहाँ पार्टी का एक ऐसा व्यापक जनाधार नहीं है, और दिनों दिन राजनीतिक जो दल के रूप में कांग्रेस की जो राजनीतिक पूंजी है या संपदा है वो घटती जा रही है और दावेदारों की संख्या हमेशा लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में कैसे किसको कहां एकोमोडेट करें, यह समस्या हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि जब ऊपर से थोप दिया जाएगा और जिन लोगों का या जिन जिन व्यक्तियों की राजनीतिक संपदा या पूंजी उतनी नहीं है राज्यों में, जैसे डीकेएस का सवाल है, तो ये तो तय है कि कांग्रेस के कुछ चुनिंदा लोगों में डीकेएस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि कर्नाटक से बाहर के राज्यों में भी जब कांग्रेस की चुनावी रणनीति होती है, जो चुनावी आवश्यकताएं होती हैं, जिन धन और संपदाओं को इकट्ठा करने की कोशिश की आवश्यकता होती है, उसमें उनकी एक प्रबल भूमिका रहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में मैं और विजय जी थे, हमने कई जगह उनको उत्तर प्रदेश में बहुत संगठनात्मक रूप में देखा। तो जाहिर तौर पर जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा क्लेम किया हो, इतना बड़ा भूमिका उसकी रही हो, उतना वो प्रखर रहा है, प्रमुख रहा है, और उसको अगर आप पीछे साइडलाइन कर देंगे तो ये तो असंतोष होगा ही। चलिए सर, तो ये कर्नाटक का फिर अब लबो-लुबाब फिलहाल ये मंदिरों की बात हुई, वैसे तो कांग्रेस का और मंदिर का कोई कनेक्शन बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन हमेशा जैसे प्रोफेसर साहब तो जानते ही हैं, जितने भी बड़े मंदिर होते हैं ना, उसके परकोटे में छोटे मंदिर बहुत सारे होते हैं। अभी जैसे राम जन्मभूमि मंदिर भी बना तो उसमें 6 बड़े मंदिर बने हुए हैं, तो ऐसे सब जगह होता है, जहाँ बड़े मंदिर होते हैं वहाँ छोटे मंदिर। लेकिन एक ही प्रांगण में 2-3 बड़े मंदिर हो जाएं तो ये भी तो है। डीके शिव कुमार ने वैसे हनुमान जी का मंदिर जिले जिले में बना के और हनुमान जो है भक्ति बढ़ाने की भी उसमें बात इतना बता दें, जो विजय जी ने कहा, आपके पास भी ऐसी सूचना है कि डीके के नाम पे सहमति है? देखिए, ऐसा है कि सहमति का तो प्रश्न बाद में होता है। जब केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया था कि 20 नवंबर के बाद ये हटके मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसका दायित्व था कि उसको लागू किया जाए। वही सर बात करेंगे तो अभी इस समय कहना कठिन है। आज मीडिया ने, कई लोगों ने खबर मार दी है ब्रेकिंग न्यूज में कि डीके शिव कुमार 1-1.5 महीने में मुख्यमंत्री बनना उनका तय है। लेकिन कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की जो अवस्था है, क्या वो सिद्धारमैया के असंतोष को झेलने की स्थिति है? विजय जी कह रहे हो कि नहीं, वो उनको जो है एग्जिट दिया जाए सम्मान पूर्वक। क्या सम्मान पूर्वक एग्जिट होगा? केंद्र में भी इसमें सम्मान तो कोई नहीं, तो डीके ने बाम मरोड़ के अपनी बात बनवा ली, तो ऐसा ही माना, तो ऐसा ही जाएगा। तो अब वो 4-5 लोगों की गुप्त मीटिंग के मिनट्स तो किसी के पास है नहीं। डीकेएस को भी नहीं बनाएंगे तब भी वैसी की वैसी बात रहेगी। मतलब अभी फिलहाल कर्नाटक का झगड़ा कुछ दिनों के लिए शांत पॉज मोड में, जैसा बताया गया, सार्वजनिक रूप में नहीं आएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं। डीके शिव कुमार जिस मंदिर की बात कर रहे थे उसके बारे में आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड के केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला तीसरी बार टल गया है। कोर्ट को यह तय करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की चार्जशीट पर वो संज्ञान ले या न ले।
चार्जशीट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, कई और कांग्रेसी नेताओं के नाम हैं और ईडी ने इन नेताओं पर एसोसिएटेड जर्नल्स एजेएल से जुड़ी फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप लगाया था। 50 लाख रुपए देकर 2000 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करा ली। मोटा मोटा यह आरोप राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर लगाया गया है। अब इसमें आज उनको यह फैसला करना था, लेकिन इसकी अगली तारीख दे दी गई है। कोर्ट ने 14 जुलाई को बहस पूरी कर ली थी और 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। फिर 8 अगस्त और 29 नवंबर को फैसला टला और अब 18 दिसंबर को इस पर फैसला आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज की होती अगर ये आज कोर्ट का फैसला आ जाता। चलिए इसके लिए अगले महीने तक का इंतजार करते हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग और बीजेपी, अब ये त्रिकोण जो है लड़ रहा है। टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल कल दिल्ली आकर चुनाव आयोग से मिला। सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात हुई और टीएमसी ने कहा कि 2 घंटे मिले, उसमें 1 घंटा खुद ही बोले, तो हम कितना बोले होंगे। एसआईआर और बीएलओस की मौत को लेकर टीएमसी ने अपने आरोप उनके सामने रखे और चुनाव आयोग ने उनके आरोपों पर अपनी तरफ से सफाई भी दी और उनके आरोपों को बेबुनियाद भी बता दिया, बल्कि उल्टा उनसे अपनी बहुत सारी अपेक्षाएं बता दी। कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के डेलीगेशन से कहा कि वो अपनी ये सारी आपत्तियां जो है 9 दिसंबर के बाद दें, क्योंकि तब तक इलेक्टोरल रोल का पहला ड्राफ्ट तैयार हो चुका होगा। ड्राफ्ट को देख लें और उसके बाद उसमें कोई फैक्चुअल गलती हो तो वो बताएं। वो तो कोई और शिकायत करने गए थे। खैर, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने और भी बहुत कुछ कह दिया टीएमसी से कि बीएलओ, ईआरओ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसरों को धमकाएं ना, एसआईआर की प्रक्रिया में दखल देने की कोशिश ना करें, एसआईआर की प्रक्रिया से जुड़े लोगों को बिना डर के काम करने दें। चुनाव आयोग ने टीएमसी के लोगों से यह भी कहा कि संविधान के मुताबिक सिर्फ भारतीय नागरिक वोट दे सकता है, कोई विदेशी या घुसपैठिया नहीं। तो सबसे पहले आप जरा ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद शताब्दी रॉय को सुनिए। मिल के आई, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात सुनी और बाहर आकर मीडिया को क्या बताया। घुसपैठिया अगर है तो त्रिपुरा क्यों नहीं, मिजोरम क्यों नहीं, अरुणाचल क्यों नहीं, नागालैंड क्यों नहीं, मणिपुर क्यों नहीं, सिर्फ वेस्ट बंगाल क्यों? और वोटर नहीं है ये बोल के हर स्टेट के जहाँ जहाँ बंगालीज लोग हैं वहाँ पे टॉर्चर हो रहे हैं। वहाँ पे जज, जब मेरा कॉन्स्टिट्यूशन से भी बीरभूम से भी लेके गया, वहाँ पे बांग्लादेश भेज रहे। इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। उनको लगे ये बांग्ला है नहीं, ये कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे, तो वो इंडियन है ही नहीं, वो बांग्लादेशी है। ये कौन प्रूफ करेगा, क्यों करेगा, उसका हिम्मत क्यों है जो ये बंगाली बोलने से आप बंगाली हो लेकिन बांग्लादेशी हो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। बीएलओ के ऊपर इतना टॉर्चर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहे, बोल रहे नहीं कुछ टॉर्चर नहीं हो रहे। इतना काम तो करेगा ही, इतना काम मतलब क्या, इतना घर जाना, इतना फिलअप बोल रहे 4-5 का फिलअप नहीं, 60-70% लोग फिलअप नहीं कर सकते। एक गलत हो जाए वो कैंसिल हो रहे, तो फिर बीएलओ अब उनकी प्रॉब्लम जो होगी बीएलओस को लेकर के, और बीएलओ की मौत का आंकड़ा उन्होंने बताया 40 हो चुका है, तो इस पर चुनाव आयोग को कुछ करना चाहिए। ये तो चुनाव आयोग अपने तरफ से भी दिखवा रहा है कि क्यों बीएलओस की जान जा रही है। लेकिन ये जो कुछ भी झगड़ा सामने आपको दिखाई देता है, सारी पार्टियों को मालूम है कि चुनाव यही एजेंसी कराएगी, मतलब यही संस्था कराएगी, चुनाव आयोग, और ये अपने हिसाब से ही कराएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल देने से इनकार कर दिया, रोक तो नहीं लगाई। अब उनको मालूम है तैयारी करो चुनाव की। तो अपडेट ये मैं आपको बता दूं कि यहां जो भी वो इलेक्शन कमीशन से कहें, ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के लोगों से नाराजगी जाहिर की है और ये कहा है कि एसआईआर का काम कितना हो रहा है इस पर ध्यान दो, मतलब लोगों के वोट बनवाओ। ये ना हो कि इलेक्शन कमीशन से लड़ाई के चक्कर में जो असली काम है चुनाव तुम्हारे हाथ से उस वजह से निकल जाए कि अपने लोगों के वोट ही नहीं बने, तुम झगड़ा ही करते रह गए। फिर दूसरी खबर ये छपी है आज अखबार में कि जो जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी, उन्होंने 9 सीनियर नेताओं को कहा कि अपना बैग बांधो, ऐसे ही छपी है खबर, 9 जोड़े कपड़े डालो उसके अंदर और ग्राउंड पर जाओ और मुझे जाके एसआईआर का सारा अपडेट दो, जगह जगह जाके वॉर रूम बनाओ और मुझे अपडेट वॉर रूम से देना, पार्टी के दफ्तर से मत देना, मतलब ग्राउंड से जाकर के मुझे बताओ कि क्या इस वक्त हालत चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मालूम कि इस एसआईआर की अहमियत हमारे लिए इलेक्शन में क्या है। समीर जी, देखिए, ये ममता बनर्जी भी अच्छे से जानती है और ये अभिषेक बनर्जी भी जानते हैं कि आप कितना भी एसआईआर को लेकर प्रश्न उठाओ, आप पहले मुख्य चुनाव आयुक्त रहे राजीव कुमार पे कितने भी आरोप लगा दो, उसके बाद ज्ञानेश कुमार जी आए उन पे कितना भी आरोप लगा दो, बिहार में आप कितने भी एसआईआर को लेकर प्रश्न उठा दो, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितने भी वोट अधिकार यात्रा निकाल दे, लेकिन चुनाव तो आपको चुनाव आयोग के नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा और एसआईआर के जो हुआ था फाइनल उसी पे आपको लड़ना था। तो अब ममता बनर्जी इस बात को समझ रही है कि एक विरोध करना राष्ट्रीय स्तर पर वो जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी का वो स्टैंड है
तो राष्ट्रीय स्तर पर वो विरोध करेगी। राज्यसभा सांसद और उनके जो लोकसभा के सांसद है वो दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ जरूर पत्रकार वार्ता लेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर जो अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि भाई 95,000 जो बूथ है, हर बूथ के ऊपर अपना कार्यकर्ता लगाओ और बीएलओ के साथ, हर बीएलओ के साथ एक बीएलए अपना लगाओ और अपना एक भी वोट ना कटे, क्योंकि चुनाव तो हमें लड़ना ही है। एक फैक्ट और जोड़ देता हूं, और ये लोगों को समझना चाहिए कि नेता जो बात कहते हैं उसको पॉलिटिकली लिया कीजिए, कि वो कुछ जो है माहौल बनाने के लिए भी कह रहा है। क्या कहा था वक्फ कानून जब बना था, ममता बनर्जी ने कहा हम अपने राज्य में इसको लागू नहीं होने देंगे। आज की खबर क्या है, 5 दिसंबर डेडलाइन है, जितनी वक्फ संपत्तियां पूरे देश में है सबको सेंट्रल पोर्टल पर, वेबसाइट पर जो है अपलोड करना है। 82,000 प्रॉपर्टियां पश्चिम बंगाल में है, अभी तक नहीं किया। अब डेडलाइन आ गई तो मानना पड़ा और आदेश जारी किया उन्होंने कि सारी प्रॉपर्टियां अपलोड करो फटाफट। तो झगड़ा दिखाने के लिए, लेकिन अंत में करना वही पड़ा। और इस वक्त ये देखिए उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है ये भी बीएलओ से जुड़ी हुई है। भी यही कहा है सबको। जिन बेलोस की मृत्यु हुई है उत्तर प्रदेश में, उनके परिजनों से मिलकर उनको आर्थिक मदद दे रहे हैं अखिलेश यादव। आज ऐसे ही एक परिवार से मिलने के लिए भी वो गए थे, तो उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया हुआ है। लेकिन अब उनको भी आपने देखा, कल उन्होंने अपना खुद का फॉर्म भरा था। अखिलेश जी भी जो विरोध कर रहे हैं वो ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही करती हैं कि उस काम, और ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है, आप केवल चुनाव आयोग के खिलाफ चले जाएं और बीएलओज के साथ काम ना करें। जब चुनाव होंगे तब तो नहीं होगा ना आपका काम। तो वो दोनों काम करते हैं। और अखिलेश जी ने तो इनसे भी ज्यादा जोर से कहा है कि भाई हर बूथ का हर कार्यकर्ता जो है उसको देखना है और कोई भी फॉर्म नहीं रह जाए अपने कार्यकर्ताओं का, अपने वोटर को ध्यान रखना, किसका कट रहा है, किसका जुड़ रहा है, इस पर पूरा जोर देना है। अखिलेश जी को पता है कि वो सारी लड़ाई चुनाव में वैसे ही लड़ी जाएगी। ममता जी भी वही कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही काम करते हैं कि अपने इश्यूज को भी उठाया जाए और उस पर नजर भी रखी जाए। ये नहीं होता कि भाई वहां कह दिया है कि हम तो नहीं करेंगे, इसके खिलाफ चलेंगे और चुनाव तो हो ही जाएगा। बंगाल में कुछ उल्टा हो रहा है सर। जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दबाव हम नहीं, आप डाल रहे हैं बीएलओ के ऊपर। टीएमसी से इन इफेक्ट यही कहा ना, कि आप दबाव उससे मत डालिए कि जिनके नाम, जिनकी मौत हो गई, जिस तरह से प्रेशर बन रहा है, पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा है, उस रेफरेंस में है तो वो सरकारी आदमी। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, वो पॉलिटिकल रेफरेंस में कहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन को, बीएलएस को ममता जी जानती हैं, अभिषेक जी जानते हैं कि वही एक रास्ता है जिसके रास्ते से आप अपने वोटर को वहां तक पहुंचा सकते हो, ठीक से कर सकते हो कार्यकर्ता को। तो उस पर ध्यान दे रहे हैं और मुझे ये एक्सरसाइज ठीक लगती है, मतलब इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं। अभी आपको याद है कि पीछे जब राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख ने, तो उसके बाद बहुत किस्म के बयान आए। किसी ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल में, एक ने कहा नेता ने टीएमसी के, कि हम यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाएंगे, मैं उसकी आधारशिला 6 दिसंबर को रखूंगा। उसके जवाब में किसी ने कहा हम यहाँ भी राम मंदिर बनाएंगे, किसी बीजेपी वाले ने कहा। अब ये बयान बढ़ते बढ़ते देखिए कहाँ तक पहुँच गए। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रबंधक कमेटी का आज राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। यहां मंच पर जमीयत उलेमाए हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी मौजूद थे और क्या वो जो संदेश देना चाह रहे थे वो खुद बताएं कि उसका मतलब क्या था। जिहाद की बात उन्होंने आज खूब की। उन्होंने कहा कि जिहाद को बदनाम कर दिया गया है। हमारे देश में सरकार और मीडिया जिहाद शब्द को, जो बड़ा एक पवित्र शब्द है, उसको अपने गलत तरीके से दुनिया के सामने पेश करती है। फिर उन्होंने कहा जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा, तो जिहाद को उन्होंने जस्टिफाई किया। फिर उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट को लेकर कहा कि यह भी याद रखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त तक सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक वो संविधान की हिफाजत करेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो अखलाकी तौर पर भी वो सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। तो ये बातें कह रही हैं। फिर आगे उन्होंने खूब बात की है कि देश में कितने % हिंदू मुसलमानों के खिलाफ हैं, कितने % हिंदू मुसलमानों का साथ देते हैं और कितने खामोश हैं, और मुसलमानों को किस वर्ग पर काम करना चाहिए, कौन से हिंदू पर काम करना चाहिए मुसलमानों को अपना हक लेने के लिए। सुनाते हैं पहले आपको पहली बात महमूद मदनी की। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में, गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी,
निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर ये बात तो महमूद जी की ठीक ही लगी, अगर मैं ठीक समझा हूं कि उन्होंने कहा कि कोई इस्लामी मुल्क में ही जिहाद की बात होनी चाहिए, वरना जिहाद को लेके बात भी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगा कि उन्होंने कहा। एक स्टेटमेंट और है, उसको भी सुन लेते हैं, फिर पूरी बात करेंगे आपसे। फिर उन्होंने वंदे मातरम की बात की। वंदे मातरम को लेकर के उन्होंने कहा कि मुर्दा कौमें मुश्किल में सरेंडर कर देती हैं, अगर उनके कहने पर वंदे मातरम पढ़ना शुरू कर दिया जाए तो जिंदा कौम की पहचान हो जाएगी। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। तो ये मदनी साहब जो है अब वंदे मातरम पर, लेकिन उन्होंने यही एक तरीके से कहा कि वंदे मातरम आप लोगों के लिए बोलना जो है वो गलत होगा, वंदे मातरम ना बोलें। फिर आगे देखिए क्या कहते हैं कि इस समय देश में 10% ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के पक्ष में हैं, 30% ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं, और 60% ऐसे हैं जो खामोश हैं। फिर सुन लीजिए, इन्होंने कहा 10% मुसलमान के खिलाफ हैं, 10% जो पक्ष में, 30% खिलाफ हैं और 60% खामोश हैं। मुसलमानों को चाहिए कि 60% खामोश जो लोग हैं उनसे अपनी बात बताएं, उनके सामने अपनी बात रखें और उन्हें उन चीज़ों पर राजी करें या समझाएं जो आपके मुद्दे हैं। ये 60% लोग अगर मुसलमानों के खिलाफ हो गए तो देश में बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मतलब उनकी चिंता यह है कि ये जो 60% लोग अभी तुम्हारे अगेंस्ट हैं, ये उन 30 में शामिल ना हो जाएं। तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम उनके सामने इस तरीके से पेश आओ या उनसे अपनी बातें यूं करो। सर देखिए, इस समय दिल्ली में एक बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें उस व्यक्ति ने अपने वीडियो में कहा है कि मैं सुसाइडर नहीं हूं, मैं तो एक मुजाहिदीन हूं और मैंने ये जिहाद किया है खिलाफ में। तो अब इस समय उन्होंने वो देख के पढ़ रहे थे। अभी तक जो अधिवेशन हुए आप याद करिए, 2023 में जमीयत उलमा का अधिवेशन हुआ, यहाँ 2024 में देवबंद में हुआ। वहां के पारित प्रस्तावों और उनके भाषण के दोनों चाचा भतीजा के भाषण को देखिए। जब दिल्ली में अधिवेशन हुआ था तो मदनी साहब ने कहा कि अरे हिंदुओं सुन लो, तुम्हारे दादा परदादा लकड़ दादा सभी हिंदू थे। पहले हमारे खुदा ही उन्होंने धरती बनाया है। मनु जो है मुसलमान थे, तुम्हें समझते क्यों नहीं हो। और उसके बाद फिर प्रस्ताव पारित हुआ था। आपको याद है कि जो ये न्यायालय वाराणसी पर और मथुरा पर जो फैसले दे रही है, ये अमन को समाप्त करने वाली है और ये न्याय का फैसला नहीं है और हमको भड़काया जा रहा है। तो इस प्रकार से एक सतत रहा है। लेकिन इस समय सवाल यह है कि इस समय जो है कि क्या वहां से एक प्रस्ताव भी इस आतंकवाद के हमले के विरुद्ध पारित हुआ है? नहीं हुआ है। एक देखना होगा सर, मैंने पूरा नहीं देखा, अभी तक नहीं आया है। भोपाल से जो खाओ देखना होगा, बात ठीक बात है, आपसे कहा देखना होगा। अभी तक हमारे पास नहीं आया है। भाषण के अंश भी जो हमने सुना है उसमें नहीं आया है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि इस देश में इतने लोग मुसलमान के विरोधी हो गए हैं, क्या मुसलमान का इस देश में कोई विरोधी है? पिछली बार उनका भाषण था कि मुसलमानों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है, मुसलमान सड़क पर नहीं निकल सकते हैं। और इस बार वो कह रहे हैं कि 30% लोग विरोधी है। क्या इस देश में मुसलमान के मोटा 30% मतलब जितने लोग मोदी को वोट देते हैं सब, है ना? वही आखिर ये निशाना कहां है उनका निशाना? कि आप अगर इस ढंग से बता रहे हैं कि एक कम्युनिटी के लिए, इसका अर्थ ही नहीं कि एक कम्युनिटी के लिए जीना मुश्किल है। खुलेआम लोग इसके विरोधी हो रहे हैं, केवल समर्थक हमारे पास इतने रह गए हैं। ये भी मैं पिछले के भाषण से जोड़ूंगा जब उन्होंने कहा कि जिनको मुसलमानों से प्रॉब्लम है वो इस देश को छोड़ दें, हम इस देश से
से बाहर नहीं जाने वाले हैं। इनका ही भाषण है देवबंद में। तो इसीलिए जो मदनी साहब का भाषण है, इस देश में इस समय जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है उसको न्याय संगत ठहरा के और उस भाव को भड़का कर के एक नई प्रकार के वो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म क्या चाहते हैं ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनको पता है कि लोगों में गुस्से पैदा करेंगे, भड़काने की बात करेंगे, खलनायक बनाएंगे, तभी हमारी ये राजनीति चलेगी। इसको देखने का एक दूसरा नजरिया भी देना चाहिए। अब हम लोगों को भी थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकली करेक्ट होना तो छोड़ना ही पड़ेगा कभी ना कभी। जब उन्होंने ये कहा कि जिहाद की बात एक इस्लामी मुल्क में ही हो सकती है तो इसका स्वागत करना चाहिए और इसको प्रचार करना चाहिए कि आप यहाँ ये महमूद बद्दी ने कहा है, मतलब देश में गिने चुने इस्लामिक स्कॉलर होंगे ना इनके लेवल के, तो वो जब कह रहे हैं भाई यहाँ जिहाद की बात करने का मतलब ही नहीं, इस्लामी मुल्क थोड़ी है, तो कोई ना बात करे जिहाद की आज से। एक बात। फिर जब वो ये 10-20-30% वाली मुसलमानों की थ्योरी देते हैं, जो ये कहते हैं कि 60% अभी खामोश है जो मुसलमानों के प्रति, जो ना अफेक्शन शो कर रहा है, ना दुश्मनी या ना वो कोई अपोजिशन शो कर रहा है, हिंदू की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं उससे जाके मिलो, कहीं ऐसा ना हो कि वो 30% तुम्हारा जो खिलाफ है उसके साथ ना हो जाए। तो ये प्राइमरी जिम्मेदारी मुस्लिम समाज की होनी चाहिए कि कोई दूसरा वर्ग उसके खिलाफ ना हो, उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए उसके प्रति कि उसको मुझसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी पहले मुस्लिम समाज को लेनी चाहिए। जैसा लोगों ने कहा दिल्ली धमाके के बाद कि खुलकर पहले मुस्लिम समाज को आना पड़ेगा सड़क पर, नॉट इन माई नेम कैंपेन चलाएं, मेरे नाम पे नहीं, जो कर रहा है अपने नाम पे करो, मेरे नाम पे मत करो। इसके प्रोटेस्ट पहले वहां से हो। बिल्कुल, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मदनी साहब का अभी मैं जो बाइट सुन चल रहा था यहाँ, उन्होंने एक और भी बात कही जो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था कि उन्होंने कहा कि भारत एक सेक्युलर राष्ट्र है। सेक्युलर शब्द का प्रयोग अगर वो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही जिस प्रकार की बातें वो अभी कह रहे हैं, जिस प्रकार का जो उन्होंने कहा 60% लोगों को जो न्यूट्रल हैं या खामोश हैं उनको अपनी तरफ करना है, लेकिन जिस तरीके से और जिन भड़काऊ भाषण से या जिस भड़काऊ वक्तव्यों से वो उनको अपनी तरफ करना चाहेंगे या चाहने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे लगता है अपने आप में अंतर्विरोधी है। मुझे लगता है कि अगर भारत एक सेक्युलर राज्य है, जो है जैसा वो कह भी रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर कम से कम इस प्रकार के जो धार्मिक गुरु हैं या नेता हैं, इनको ये समझना होगा कि अगर सेक्युलर है तो फिर सेक्युलर कंट्री में जो बातें होनी चाहिए वही होनी चाहिए, ना तो वो मुस्लिम अपीजमेंट की बात भी नहीं होनी चाहिए। ये तो मुस्लिम अपीजमेट की या मुस्लिम, अरे साहब देखें, सर पीट ले कोई आदमी अपना सेक्युलर देश के नाम पे हमारे यहाँ जो तमाशा किया जा रहा है। असम में हमने एक बार बहस पहले भी की थी, असम में वो गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने वो बिल पास किया पॉलीगामी के अगेंस्ट, कि एक से ज्यादा शादी कोई नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे किसी भी धर्म का। पार्टियां उसके समर्थन खिलाफ खड़ी हो गई हैं कि आप कैसे नहीं इजाजत देंगे, ये उसकी धार्मिक आजादी है। क्या मतलब है सेक्युलर देश का? क्योंकि ये कौमी राजनीति है। मुझे लगता है कि जब ये आप ये कहते हैं कि भाई अगर आदमी एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता तो वो तो विधिक व्यवस्था के अंतर्गत है और वो विधिक न्याय के अंतर्गत है। विधिक न्याय का विरोध सिर्फ राजनीति, सिर्फ धर्म और इसके नाम पे करने से जो राज्य की आधुनिकता है, जो आधुनिक व्यवस्था है, उसका विरोध है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए जहां लोकतंत्र है, जहां सेक्युलरिज्म है, वहां ये नहीं हो सकता। अरे आपको अगला बयान सुनाता हूं, आप सुनिए जरा। अभी बदनी साहब इस पर भी बोलना चाहिए उनको। बंगाल में अगले साल इलेक्शन है और चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद को लेकर कैसे कैसे बयानबाजियां हो रही हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करने वाले तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर अब तो मरने मारने काटने की बातें करने लगे हैं। इन्होंने साफ धमकी देते हुए कहा कि जो कोई उनको बाबरी मस्जिद बनाने से रोकने की कोशिश करेगा उसके बड़े गंभीर नतीजे होंगे। फिर उन्होंने कहा अगर 100 मुसलमान शहीद होता है तो अपने साथ 500 को लेके जाएगा। इतना ही नहीं, फिर आगे इन्होंने कहा बंगाल में मुसलमान 37% है और जब तक बाबरी मस्जिद पूरी तरीके से नहीं बन जाएगी या इनके कब्जे में नहीं होगी, जब तक बनेगी ये जो बनाना चाहते हैं बाबरी मस्जिद, तब तक हमारी तादाद 40% हो जाएगी। फिर ये कहते हैं कि मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं है। मुर्शिदाबाद में मुसलमान 70% है, जो कोई भी खिलाफ होगा बड़ा गंभीर परिणाम भुगतेगा। বাংলায় 37% আছে, যখন এটা কমপ্লিট করব সেদিন 40% পৌঁছাবো এবং করব কোনো শক্তি থাকলে আমাকে রুখে নেবে। তাতে আমি সহ 100 জন শহীদ হলে 500 জনকে শহীদ করে দেবো ওখানে। আমার চ্যালেঞ্জ এটা। কেউ বলেছে তো ইউপির যে উমা ভারতী জি, এক্স চিফ মিনিস্টার মধ্যপ্রদেশ, তিনি বলেছেন ইট খুল নেবে, হিন্দিতে বলেছে ওটা এক এক ইটা খুল নেবে। অযোধ্যা না, মুর্শিদাবাদ। আমি বলছি যে আমাকে কেউ ইট খুলতে আসলে তার কি অবস্থা করব, আগে আসতে বলুন।
আর যে আমার মাথা কাটার জন্য বলেছে 1 কোটি টাকা, আমি বলছি সে যদি পারে আমার মাথা কেটে নিয়ে যাবে, আর যে কাটতে আসবে তার কি অবস্থা হবে সে বুঝে নেবে। আমি কারো মাথা কাটবো আপনাদের সামনে বলছিও না, ভবিষ্যতেও বলবো না, কিন্তু যে আমার মাথা কাটার 1 কোটি টাকা, মুসলমান সমাজের লোকেরও টাকা আছে, তারা যদি মনে করে তার মাথা কাটার জন্য যা যা করার দরকার সেটা প্রয়োজন দেখা দিলে করা হবে। तो इस आदमी पे क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, या क्यों नहीं पुलिस का एक्शन होना चाहिए जो कह रहा है कि 100 लोग मुसलमान जाएंगे तो 500 को साथ लेकर के जाएंगे, ये सर काटा देंगे, और 70% है और मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं है, क्यों नहीं इनके खिलाफ भड़काने की कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कहाँ है जो लोग कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म आ गया देश के अंदर, आज तो हिंदू शासन चल रहा है, इसमें क्यों नहीं मेजॉरिटेरियनिज्म नजर आ रहा उनको, जो कह रहे हैं हम 37 हैं, 40 हो जाएंगे, और मुर्शिदाबाद में तो हम 70 हैं। सर ये जो बोल रहे हैं उस पर तो एक्शन होना ही चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये किसके लिए बोल रहे हैं, ये किसके खिलाफ बोल रहे हैं। ये सारी लड़ाई तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना एक नई संस्था, नई पार्टी, नई दुकान खोलनी है, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो जो बोल रहे हैं उसमें तो कोई सहमत हो नहीं सकता कि जिस तरह की बात वो कर रहे हैं। कौन सरकार कार्रवाई करे नहीं करे, ममता बनर्जी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही, क्योंकि वो उनको शायद हीरो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि वो उनके खिलाफ कैंप में खड़े हो गए। तब पहला सवाल तो ये भी कौन उनको फंडिंग कर रहा है, कौन उनके साथ खड़ा हुआ है क्या ये आदमी सर कोई एक विधायक ही है ना, विधायक हैं, कोई बहुत बड़ा नेता आदमी नहीं है, लेकिन वो टीएमसी में नाराज है और अब अपनी एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। तो नई पार्टी बनाने का इससे बढ़िया पोलराइजेशन करने का क्या तरीका हो सकता है कि पोलराइज किया जाए। और वो समझते हैं कि ममता बनर्जी बोलेंगी नहीं तो भी ठीक है, ममता बनर्जी बोलेंगी तब भी उनका काम चलेगा, लेकिन उस पर एक्शन होना चाहिए। इस बात को लेकर कोई बात मैं नहीं समझता। मैं तो बस एक लाइन जोड़ देता हूं कि आज इस वक्तव्य के बाद ऊपर हुमायूं कबीर की आत्मा रो रही होगी, कि हुमायूं कबीर स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप ये समझिए कि वो क्या हुमायूं कबीर थे और एक ये हुमायूं कबीर आए। तो ये देखना बहुत आवश्यक होगा कि किस तरीके से ये माइनॉरिटी पोलराइजेशन का जो इन्होंने खेल खेला है, और ये खास करके कवायद होगी खास करके बिहार में सीमांचल के इलाके में, जिस प्रकार से ओवैसी ने एक फार्मूला दिया, उस फार्मूले को शायद ये वहां भी कोशिश करेंगे। मैं केवल मदनी जी की बात कर रहा था कि मदनी जी ने जो जिहाद वाली बात की, आपने भी कहा कि ठीक है, ऐसी बात सब मुसलमानों को समझनी चाहिए कि इस्लामिक कंट्री नहीं है भारत, तो उसमें जिहाद को कैसे लेना चाहिए। दूसरी बात, वो जो आइन की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात की, तो वो तो धनखड़ साहब भी वही बात कर रहे थे। धनखड़ साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया था, उसके पहले तो उसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। बल्कि जो उन्होंने 10%, 30% और 60% की बात की, वो मैं समझता हूँ मुसलमानों को समझनी चाहिए। और वो एंटी हिंदू नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई जो 60% लोग चुप हैं वो आपके साथ हैं, आप उनको समझाइए कि क्या जरूरत है, किस बात पर बात करनी चाहिए। तो उन 60% उसको एंटी हिंदू नहीं समझना चाहिए। नहीं, मैं नहीं ले रहा, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो इस सेंस में ले रहा हूं कि वो 60% तुम्हारे खिलाफ ना हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इस पर काम करना चाहिए। उनका भाषण है, पहले जो बोला है मैं पढ़ दे रहा हूं। ऐसा है, बाबरी मस्जिद 3 तलाक से जुड़े मामलों में अदालतों के फैसलों ने व्यापक प्रभाव छोड़ा और ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका सरकार के दबाव में कायम कर रही है। उसके बाद वो बोला है, धर्म स्थल कानून के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद ज्ञानवापी और मथुरा से जुड़े मामले अदालतों में स्वीकार किए गए, जो कानून की मूल भावना के विपरीत है। तब वो बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट तभी सुप्रीम कहलाने का अधिकार है जब वह संविधान की पाबंदी करे। तो ये सरसंघचालक जो नहीं सुना, तो ये जो बयान है, आप सरसंघचालक जी के बयान से तुलना कर देंगे। मस्जिद हुमायूं कबीर को मस्जिद बनाने से किसी ने नहीं रोका है, लेकिन बाबरी के नाम पर जो मस्जिद बनाएंगे ना, समस्या वहां है। आप मस्जिद 50 बनाइए, लेकिन बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाएंगे तो ये तो जानबूझ करके उस न्यायपालिका के निर्णय की अवहेलना है और उसके विरुद्ध एक भड़काना है। बीजेपी का रिएक्शन हुमायूं कबीर की बात पर आपको मैं दिखाता हूं। राहुल सिन्हा बीजेपी के नेता, इन्होंने कहा कि इस आदमी के साथ तो बंगाल का मुसलमान भी नहीं है, बाबरी मस्जिद के नाम पर कोई जमीन देने को तैयार नहीं है। हुमायूं कबीर तो चाहती है, हुमायूं कबीर का साथ कोई लोग नहीं है, वो कितना % है वो पहले सोचे। कारण ये जो मस्जिद बनाने का बात कहा, कोई तो लोकल मुसलमान लोग उसका साथ नहीं है, सबने मना कर दिया जो हमने बाबरी मस्जिद के लिए कोई जमीन नहीं देंगे। तो इसीलिए भारतीय मुसलमान जो है वो भारतीय का तरह व्यवहार किया और ऐसा इनका
रगों में, इसका धमनी में बाबर का खून दौड़ रहा है, इसीलिए वो बाबर का नाम बोलेंगे। घूम फिर के आता कहाँ है ये सब चुनाव पर, और गलत मतलब बोल जहरीले थे, लेकिन उसमें भी फैक्ट तो निकल ही जाता है। जो उन्होंने कहा कि बंगाल में मुसलमान जो है 40% होने के करीब है, जो हुमायूं कबीर ने कहा, वो एक फैक्ट है। हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के मन की बात बोल रहे हैं सर। हुमायूं कबीर से अगर ममता बनर्जी सहमत नहीं होती तो अब तक पार्टी से निकाल चुकी होती। पार्टी से ममता बनर्जी अपने विधायक को क्यों नहीं निकाल रही, तो वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। और जो ममता बनर्जी चाहती है कि जो 36% है वो 40% हो जाए, तो ममता बनर्जी जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो मुख्यमंत्री बनी रहेगी। वो जानती है कि मेरा 40% का वोट बैंक जिस दिन बन गया मैं सत्ता में बनी रहूंगी। और जो अभी एक डाटा आया था कि 2002 के बाद अभी जो जिस तरीके से 66% वोटिंग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है बंगाल के अंदर, और जो बांग्लादेश से जुड़ी हुए जो जिले हैं वहां जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, और बांग्लादेश से घुस के उन्होंने जो वोटर्स ममता बनर्जी ने जो बनाया है, और ममता बनर्जी ने जो अपना वोट बैंक पक्का कर लिया, जिसके दम पर वो 2011 से लगातार मुख्यमंत्री बन रही है, और ये एसआईआर में उन सबका नाम कटने वाला है। तो ममता बनर्जी को पता है कि जो घुसपैठी है उसके जो वोटर्स बन चुके हैं उनके नाम कटेंगे तो उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल है। तो अब ये 36% को 40% और 42% करने की कोशिश कर रही है, जिससे वो सत्ता में बनी रहे। और यही कांग्रेस पूरे देश में करना चाहती है कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में ये हो गया तो अखिलेश बनेंगे, बिहार में हो गया तो तेजस्वी यादव बनेंगे, आसाम में हो गया तो गोगोई साहब बनेंगे, और पूरे हिंदुस्तान में हो गया तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये उसी रणनीति का हिस्सा है जो हुमायूं कबीर ने बयान दिया है। यूपी की एक खबर आपको बता देता हूं, आजम खान से जुड़ी हुई, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान अब फिर रामपुर जेल पहुंच गए। गलत डेट ऑफ बर्थ केस में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की अभी हाल ही में सजा सुनाई गई थी। वैसे तो इन पर कई मुकदमे हैं और इन्हीं में से एक मुकदमे में आज इनकी पेशी थी, लेकिन आजम खान ने कोर्ट जाने से मना कर दिया। सामने इन्होंने देखा कैदी वाहन, वो जो जेल की वैन होती है, उसको देखते ही भड़क गए। जेल के गेट से निकल रहे थे तभी पता चला कि इनको तो इस पुलिस जेल वैन में बैठाने वाले हैं पुलिस वाले। तो बिल्कुल आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक कैदी हूं, इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, मेरे लिए बोलेरो मंगवाओ। और ये कह के वो वापस जेल के अंदर चले गए। पुलिस अधिकारी उनको वहां मनाते रहे, वो माने नहीं। फिर इसके बाद उनकी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवानी पड़ी है। यह मामला 2018 का है, जब आजम पर पूर्व राज्यसभा सदस्य अमर सिंह और उनकी बेटी पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगा था। वो देखिए, वो जेल के गेट के पीछे से बाहर आने से इनकार कर दिया आजम खान ने, और लोग बाहर से पुलिस वाले वहीं से कुछ कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने वो जेल की गाड़ी खड़ी है जिसमें बैठने से आजम खान ने मना किया, और उनका ये कहना कि मैं राजनीतिक कैदी हूं। देख, कैदी तो वो किसी गुनाह में ही हैं, जिस भी हैं, तो उनको ये लगता है कि ये पॉलिटिकल विंडिकेशन वो हो रहा है, उनके खिलाफ विद्वेष की भावना से कार्रवाई हो रही है। लेकिन कानून की किताब में तो उन पर कोई ना कोई गुनाह दर्ज ही है ना, और यहाँ तो वो स्पष्ट है क्या गुनाह है। सर, जेल मैनुअल क्या कहता है उनको, वैसे तो वो गुनाह कोई राजनीतिक लड़ाई के आंदोलन में तो गए नहीं है। यही बात है। मतलब राजनीतिक कैदी का मतलब क्या होता है? राजनीतिक कैदी का मतलब होता है कोई संघर्ष कर रहा हो, कोई आंदोलन कर रहा हो, राजनीतिक प्रदर्शन हो रहा हो। ये तो मामला तो अपराध वाला है ना। अब उसको लेकर क्या किया जा सकता है? उनकी हैसियत उस जेल में क्या रखी गई है? क्या वो राजनीतिक कैदी के तौर पे वहां रखे गए? ये भी तो फर्क होता है ना, क्योंकि वो मंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं। और रामपुर में है, रामपुर की जेल में है। क्या रामपुर की जेल से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जेल मैनुअल क्या कहता है? और अगर उनको राजनीतिक कैदी के तौर पर रखा गया है तो फिर उनको उस गाड़ी में नहीं ले जाना चाहिए था। और अगर वो राजनीतिक कैदी के तौर पर नहीं रह रहे तो फिर तो उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वो बिहेव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन अंतर्गत विजय जी उनको रखा गया होगा, वो सेक्शन अगर वो उसकी इजाजत नहीं देता है तो फिर तो सबके लिए सामान्य बात है। वही तो हम कह रहे हैं, राजनीतिक कैदी भी इस बैन में जाते रहे हैं। पॉलिटिकली जो लोग गिरफ्तारी दिए हैं उनके लिए भी अलग बैन लगा के लोगों को हाजिरी दिलाने ले जाया जाता रहा है। हम लोग खुद उसके परिणाम भुगते हैं और लोग जाते रहे हैं। वो ऐसे कोई वीआईपी टाइप का कोई बड़ा आ जाए, लेकिन सामान्यतः जो राजनीतिक कैदी होते हैं वो भी इसी वैन से, कोई बड़ा वैन की व्यवस्था कर जाती है, कई बार कोई बस ले आते हैं, लेकिन ले जाए जाते हैं। अब आजम खान की समझ देखिए, इसी को बोलते हैं कि आप एक इंटाइटलमेंट जो माइंड में आजम खान का रहा है कि रामपुर और इसका तो बादशाह मैं हूं, यहां जो चाहूंगा वो होगा ना, वो अभी भी झलक रहा है। रस्सी टूट गई लेकिन ऐठन नहीं जाने वाली बातें आ रही है। आप क्रिमिनल केस में बंद हैं,
आप पर क्रिमिनल केस में हुआ है, ये अपराध है, ये धोखाधड़ी का मामला है। वही ना, 2 पैन कार्ड रख रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं पॉलिटिकल कैदी हूं। ये हुआ कि वो नहीं बैठे और फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराई गई। चलिए सर, पाकिस्तान की हुकूमत को लगता है कि अब इमरान खान के जिंदा होने का सबूत देना ही पड़ेगा। खूब कोशिश की उसने कि इमरान खान के परिवार, उनकी पार्टी और दुनिया में उठ रहे सवालों पर किसी तरह किस्म का जवाब न दे, लेकिन अब उसकी कोई चालाकी काम आ नहीं रही है। इमरान खान की खैरियत पर पूरा पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है। इमरान खान की बहनें चीख चीख कर कह रही हैं कि आसिम मुनीर ने इमरान को मारने का प्लान बना लिया है। लेकिन बेशर्मी देखिए, पाकिस्तान की सरकार इमरान खान की बैरक की तस्वीरें जारी कर रही है, लग्जरी कुर्सी दिखा रही है, ऐशो आराम की चीजें उनको वहां दी जा रही हैं, ये दावा कर रही है, कह रही है कि इमरान बिल्कुल महफूज हैं, स्वस्थ हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें कुछ जारी की गई हैं, दिखा दें इसको, फुल स्क्रीन दिखा दें तस्वीर को जरा। अच्छा, हाईकोर्ट की तस्वीर है जब ये इंतजार कर रहे थे, माफ कीजिएगा, उनकी बहन इंतजार कर रही थी सुनवाई की, लेकिन वहां चीफ जस्टिस ने सुनवाई ही नहीं की। लेकिन परिवार से तब भी नहीं मिलने दिया गया, हाईकोर्ट ने भी दखल देने से इनकार कर दिया। ये तस्वीर है, ये देखिए, ये तस्वीर दिखा के पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है हमने ये कुर्सी दी है बैठने के लिए इमरान खान को। गजब है। इमरान खान बैठा तो दिखा दो। इमरान का बैठे हैं इसको, ये दिखाया, ये दिया है, ये क्या जिम इक्विपमेंट दिखा रहे हैं कि ये जिम इक्विपमेंट, वो पीछे सलाखें दिख रही हैं आपको इसमें, और बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि ये जो है बैरक के अंदर ये एक्सरसाइज करने की मशीन हमने लगा के दी है इमरान खान को। ये तस्वीर ये दी हुई है उनके सेल की तस्वीर, कूलर लगा है इसमें एक वॉश बेसिन लगा हुआ है, एक मेज जैसी चीज जो है वो लगी हुई है, एलईडी लगा हुआ है। क्या सर, टीवी भी लगा है? टीवी लगा हुआ सर, इसकी क्या गारंटी है कि अड़ीवाल एलईडी भी लगा है? अड़ियाल जेल के जो बता रहे हैं उसका है क्या गारंटी है इसकी कि ये जेल का फोटो उन्होंने दिखाया है? कह रहा हूं कि ये सब करने की बजाय केवल एक इमरान खान की वीडियो जारी कर दो ना सर, आप वीडियो जारी कर दो, जेल में तो वीडियो लगे होंगे ना इमरान खान पे नजर रखने। अरे देखिए, ये किचन का सामान कि ये कहा ना पाकिस्तान की सरकार ने कि इमरान खान को तो खाना उसके पसंद के मुताबिक दिया जाता है, 5 स्टार होटल जैसा, और उसका अपना खानसामा है, देसी मुर्गे खिलाए जा रहे हैं। तो ये कि इमरान के लिए अलग किचन बनी हुई है, ये दावा किया जा रहा है। आपको इमरान खान से उसकी बहनों को नहीं मिलने देना है, आपको इमरान खान से उनके पार्टी के नेताओं को नहीं मिलने देना है। उनके मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो आप पुलिस पटक पटक के उसको मुख्यमंत्री को मारती है, तो आप इमरान खान को उसी कुर्सी पर बिठा के एक बाइट दिखाया है। ये जो बाई तस्वीर इमरान खान की एक बाइट आ जाए कुर्सी पे सर, कि ये बैरक है पूरा, हमने एक पूरा बैरक दे दिया है। केवल कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि उनका परिवार कहता है ना उनको तो एक तन्हाई उसमें रखा हुआ है सेल में, एक छोटे से कमरे के अंदर, उसमें तो रोशनी भी नहीं है, वो अकेला है इमरान खान। तो उन्होंने कहा कि पूरा बैरक इमरान के नाम है। ये अडियाला जेल के अंदर की तस्वीरें जारी की हैं पाकिस्तान की सरकार ने, और दावा यह है कि सारे ऐशो आराम पाकिस्तान में जेल में मुहैया किए जा रहे हैं इमरान खान को, जो इमरान खान ने अपने जब वो वजीर आजम था तो उसने किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को नहीं दिए। ये दावा पाकिस्तान की सरकार करती है। तो ये इस सब में सब कुछ दिखा दिया सिवाय इमरान खान के। अब इमरान खान की पार्टी ने कहा 72 घंटे में हमें इमरान खान के जिंदा होने का सबूत चाहिए, इमरान खान से मुलाकात करवानी पड़ेगी। इन 72 घंटों के बाद वो क्या करेगी पार्टी उनकी, ये देखना होगा। लेकिन एक डेडलाइन दी गई है और उसमें एक उम्मीद भी जाहिर की है। उनकी एक सरकार में, इमरान की सरकार में पुराने मंत्री थे, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि 72 घंटे में इमरान से परिवार की मुलाकात करा दी जाएगी। लेकिन जो आपने जिनका जिक्र किया, जो चीफ मिनिस्टर है इनकी पार्टी के इकलौते सोहेल अफरीदी, इनको तो प्रदर्शन में पुलिस ने पकड़ के मारा, और इन्होंने कहा, ये भी कह रहे हैं मंगलवार तक का टाइम है, हम दे रहे हैं शहबाज शरीफ की सरकार को। खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, उनसे मुलाकात होगी तो उनके बारे में बताया जाएगा, और मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। ये जो है मंगल के दिन आगे का अमल दिया जाएगा। मंगल के दिन जो है तमाम पार्लियामेंटेरियन वहां पर इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहारी यकजहती के लिए खड़े होंगे। मंगलवार को कह रहे हैं, मतलब ठीक 3 दिन के बाद हम उस जेल के बाहर फिर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि धीरे धीरे जितनी और अपोजिशन पार्टी हैं पाकिस्तान की, वो भी इनके साथ आती जा रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान की पार्टी के साथ, और वो भी खुलकर कह रहे हैं कि अब इसमें तो कोई दुनिया को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। और कहाँ है दुनिया के वो बड़े बड़े देश जो हर जगह डेमोक्रेसी लाने के लिए जंग कर देते हैं और पाकिस्तान को एक आसिम मुनीर के हाल पे छोड़ दिया है। इसमें सबसे मजेदार वो कुर्सी की तस्वीर है, खाली कुर्सी दिखा। इतनी सारे पिक्चर्स लेने के बजाय एक इमरान खान की तस्वीर दिखा देते कि भाई ये इमरान खान है। दिखा दे,
देखिए, हमारे लिए पाकिस्तान में कुछ भी हो उसके मायने नहीं है। इमरान के इस हालात को भारत के लिए इतना ही है कि दुनिया देखे कि एक इस्लाम के नाम पर जिस राज्य को बनाया बांटा, हम दोनों एक साथ आए, आज वो किस दशा में है कि किसी की फांसी चढ़ाई जाती है, किसी को देश छोड़ना पड़ता है, कोई जेल में है और उसके लोग लड़ते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री को दिखा दो, दिखाने के लिए तैयार नहीं है। भारत के यहाँ जो मुसलमान है जिनको लगता है कि भैया भारत में समस्या है वो देख ले, तो इसलिए हमारे लिए केवल इतना ही महत्व है। नहीं तो इमरान खान जब वो प्रधानमंत्री थे तो वो भी वैसे ही थे भारत के लिए जैसे दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। अब देखिए, इसमें क्या यह तस्वीर दो इसका पहलू है। क्या यह तस्वीर मुनीर खान केवल अमेरिका को दिखा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को उनका सपोर्ट करते हुए भी दुनिया में मानवाधिकार के नाम पर कुछ तो दिखाना पड़ेगा? क्या यह कारण यह है? क्या देश में वाकई इतना दबाव बढ़ गया है कि अगर आप नहीं दिखाएंगे तो वाकई इतना बवाल हो जाएगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल होगा? जी। तो ये कमजोर सरकार साहब। मैं अपनी बात कहूं, मुझे अब ये तस्वीरें जो पाकिस्तान की सरकार ने जारी की हैं, इसके बाद कोई शक नहीं है कि इमरान खान ठीक नहीं है। इसमें अब कोई शक ही नहीं होना चाहिए किसी को कि जब आप वीडियो और तस्वीर जारी कर सकते हो, जेल का बैरक दिखा सकते हो दुनिया को, तो इमरान खान भी दिखा सकते थे। इमरान खान दिखाने की हालत में नहीं है। मैं नहीं कहता कि इमरान खान नहीं रहे, कोई नहीं जानता क्या हुआ, लेकिन इमरान खान ठीक तो नहीं है। इस हालत में भी नहीं है कि इमरान खान की फोटो दिखा दो तो उसका समर्थक खुश रहेगा या उसका परिवार संतोष से रहेगा, ऐसा नहीं है। 30 सेकंड का वीडियो कुछ तो हुआ है इमरान खान को। यह तस्वीर ना जारी करते तो एक आप स्टोन वॉल करना चाहते हो तो हम मान लेते, कुछ दिन और दुनिया जो है आपकी बात सुन लेती। अब नहीं, अब तो तय है कि इमरान खान को कुछ हुआ है और बाकी जो इनकी तरफ से बातें की जा रही हैं उनको सुन लेंगे तो रही सही कसर जो आपके मन में शक होगा वो भी दूर हो जाएगा। इनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अताउल्लाह तरार, उसने बड़ी अजीबोगरीब दलील दी। उसने कहा कि इमरान खान एक मेगा करप्शन केस में जेल में है और उसको कैसे किसी से मिलने की इजाजत दे दें? करप्शन के केस में है तो उसको मिलने नहीं दोगे? कोर्ट का आदेश है मिलने दो, तो कोर्ट के आदेश पर वो कहते हैं, मैं कल के प्रवक्ता को, शहबाज शरीफ की पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था मैं, वो कह रहे हाईकोर्ट के आदेश पर, हाईकोर्ट के आदेश पर हम जेल मैनुअल बदल दें। मैंने कहा ठीक कह रहा है, ये पाकिस्तानी है ना, ये ठीक कह रहा है, हाईकोर्ट के आदेश पर जेल। और नहीं, अभी तक तो मिलने दिया जा रहा था। मुझे लगता है कि तो एक बार अताउल्लाह तरार को सुनिए जरा। धरने में एक इलीगल डिमांड है कि जी मेरी लीडर से मुलाकात कराई जाए। भाई वो जेल गया है एक मेगा करप्शन केस में, 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता एक शख्स है। आप कहने हमारी मुलाकात कराई जाए। बात करना बहुत आसान है, आप कोई दरखास्त लाए जिसके ऊपर आपने दर्ज किया हो कि जेल मैनुअल या जेल के जो रूल्स हैं या जो पाकिस्तान में राइज कानून है वो आपको इजाजत देता है इस मुलाकात की। एक गैर कानूनी डिमांड बार बार रखी जा रही है। आप अपनी सूबे की खिदमत करें, तालीम पे फोकस करें, हेल्थ पे फोकस करें, लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करें, इस सूबे के अवाम की भलाई के लिए काम करें, सूबे की अवाम की फलाह के लिए आप काम करें, मगर वो आपको तौफीक नहीं है। आप 4-4 घंटे धरना देते हैं। ये बेसिकली टिकटॉक हुकूमत है। ये लाइक्स के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, आने जाने के लिए, चलने फिरने के लिए ये काम कर रहे हैं। अरे सर, मैं एक करेक्शन करना चाहता हूं अपनी खबर में। देखिए, गलत जानकारी आप, क्योंकि मुझे अभी बताया गया ये एक्चुअली जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ना, ये बात सही है, अडियाला जेल ने ये पिक्चर्स रिलीज की हैं, लेकिन ये आज जारी नहीं हुई है। ये आज जारी नहीं हुई है, ये जाइए पहले कोर्ट में दी गई थी कि ये फैसिलिटीज हमने इमरान खान को जेल में दी हैं। सो मैं माफी चाहता हूं, तो ये करेक्शन मैं कर रहा हूं, ये आज की पिक्चर्स नहीं है ये, लेकिन ये जेल की तरफ से, सरकार की तरफ से कोर्ट को ये बताया गया था कि इमरान खान आराम से है। इमरान खान तो अब ये जो पिछले साल दिया था, बताया था, इस साल भी बता दो, इस साल बताने में क्या प्रॉब्लम है? अरे क्यों नहीं मिलने दे रहा? इसका एक और लॉजिक दिया गया। राना सनाउल्लाह, ये शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, इन्होंने कहा कि पहले तो ये कहा कि वो तो रोज एक्सरसाइज कर रहा है, मस्त खा पी रहा है, लग्जरी लाइफ जी रहा है। फिर इन्होंने इसमें यह भी कहा कि वो जेल में बैठ के पॉलिटिकल तहरीक चलाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने फॉलोअर्स को भड़काता है और यहाँ इस्लामाबाद घेरने के लिए कहता है। तो ऐसे आदमी से हम क्यों मिलने दें? इमरान खान साहब सेहतमंद हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, खाना भी उनको ठीक मिल रहा है। जेल में जो कंफर्टेबल माहौल जो उन्होंने तो किसी को नहीं दिया था, लेकिन उन्हें मिल रहा है और हमें उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। कभी भी हमने इसके ऊपर एतराज नहीं किया। अब ये जो मिलने का मामला है साहब, ये ऐसा आपने कहा ना कि जेल में कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने एवरी ट्यूसडे
मिलने का प्रावधान रखा हुआ है इमरान खान से, और एक दिन ट्यूसडे का है और बाई वीकली मीटिंग बाई वीकली मीटिंग है, मतलब महीने में 2 बार मंगलवार को आप मिलवा सकते बाई वीकली मीटिंग है उनकी। तो ये तो कह रहे हैं 1 महीना हो गया, 1 महीने से 6 हफ्ते हो गया, 6 हफ्ते, 1.5 महीना हो गया। हाँ 1.5 महीना हो गया। एक बार पूरा करें सर जी। कह रहा हूँ 6 हफ्ते उनको हो गए हैं, 6 हफ्ते से लगातार ये चल रही है। कल भी हमने चर्चा की थी कि 2 चीज़ें मैं समझता हूँ, एक तो तानाशाह डरपोक होता है। जब भी आप पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो वो हमेशा डरा हुआ होता है, डरा हुआ राजा ही तानाशाह होता है, समझे। वो अपने डर को छिपाने के लिए इस तरह के बिहेवियर में रहता है। और जिस तरह से इमरान खान के लिए किया गया, मैं कल परसों भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान की सड़कों पर आवाम आ ही जाएगी, ये आप समझ लीजिए, देर सवेर कभी भी हो। वो 72 घंटे का उन्होंने टाइम दिया, हो सकता है 72 घंटे में नहीं आए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम वहाँ पर आ जाएगी और तब उनको निपटाना मुश्किल काम होगा कि किस तरह से किया जाए। हो सकता है अदालत भी, अभी तो अदालत का हमने देखा कि कल उनको मिलने नहीं दिया गया, फिर जज साहब चले गए, भाग गया, तो वो भी डर है ना, सरकार का डर है। लेकिन मैं हर बार जिस दिन वो हमारे मुनीर साहब वो बने थे फील्ड मार्शल, तब भी मैंने कहा था कि फील्ड मार्शल बन जाने या वो बन जाने से उन्होंने एक नया प्रमोशन ले लिया, उसके बाद भी जब आवाम तय कर लेती है तो कोई आपको नहीं रोक सकता। और आवाम को सड़क पर लाने के लिए ये मजबूर कर रहे हैं। मुझे बहुत दूर नहीं लगता पाकिस्तान में आवाम का सड़कों पर उतरना। जी सर बोले। नहीं, मैं तो बस यही कहना चाह रहा था कि ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं कि उनको जेल में मिलने देना चाहिए और आवाम सड़क पर आ जाएगी और ये जज साहब भाग गए, दरअसल हम ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान दरअसल एक फेल्ड स्टेट है, और जहां फेल्ड स्टेट हो वहां पर कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। और जैसा मैं विजय जी की बात से सहमत हूं जब उन्होंने कहा कि आवाम आ जाएगी। आप याद रखिए कि पश्तून जो हैं, जिस डेमोग्राफी से इमरान खान आते हैं, वो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है। तो एक तरफ उसको भी बंद करना है या उसको भी उस पर भी दबाव डालना है या उसको खत्म करना है, और दूसरी ओर ये जब बातें हम कहते हैं कि ये होना चाहिए वो आना चाहिए, तो मसले तो इतने इस वक्त मैं आगे बताता हूं आपको क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं पूछना भूल गया सर, मैं कभी जेल में जाके मैं जेल में नहीं गया कभी, मतलब अपने चक्कर में नहीं, किसी के भी चक्कर में किसी को मिलने भी नहीं गया हूं तो। लेकिन आप कभी मिले किसी पॉलिटिकल कैदी से जेल में? हम लोग जो है जेल में मेरा ऐसे रखते हैं, जाने मिलने का बहुत अनुभव है। नहीं, हमारे यहाँ जेल में पॉलिटिकल कैदी को बेहतर तरीके से भी रखा जाता है, आराम से उनको उपलब्ध है। ये तस्वीरें बिलीवेबल है कि नहीं, ऐसा हमने क्रिमिनल को तो देखा है भारत में कि जो बड़े बड़े माफिया क्रिमिनल हैं, उनके यहाँ उनको तो मतलब फ्रीज भी मिलता है, उसमें शराब भी रहता है, सब व्यवस्था होती है उनके। नेताओं के लिए अलग से ऐसी व्यवस्था हो हमने नहीं देखा है। नहीं, वो लीगल ही नहीं होती वो व्यवस्था, तो इसीलिए ये तो लीगल की बात की बात, राज्य की व्यवस्था नहीं। आसिम मुनीर जानते हुए कि उसकी कैसी दुश्मनी है इमरान खान से, ये सारी चीजें देगा इमरान खान? लेकिन ऐसा है, इमरान खान ने जब नवाज शरीफ को जेल में डलवाया था बिना किसी कारण के, वो संविधान क्या कहता है कि आप एक पद पर हैं तो पार्टी के अध्यक्ष नहीं हो सकते। इसके लिए सेना के साथ षड्यंत्र करके उनके पार्टी के लोगों को डलवाया, कष्ट दिया है, तो वो प्रतिशोध है। पाकिस्तान में इस प्रकार की राजनीति वहां के लिए नेचुरल है। हमारे देश में यह बहुत आपत्तिजनक होगा अगर किसी भी नेता के साथ ऐसा हो जाए तो। इवन करप्शन के केस में बंद कल्पनाथ राय वगैरह जब थे तो उनकी इशू मीडिया उठाती थी। अगर ये सब दे रहे हैं तो फिर तो बाकी कहना पड़ेगा अच्छे से रख रहे हैं। अगर विद बिग अगर दे रहे हैं तो इमरान खान के साथ एक बार दिखाने में क्या दिक्कत है? उनका वीडियो वो जो बोल रहे होंगे वो मत दिखाना, एक बार उसके साथ दिखा दो, कुर्सी पर बैठे हुए दिखा दो, यही तो डिमांड हो रही है। अच्छा, कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट तो इंप्लीमेंट करवाए वहां। कोर्ट तो भाग गया सर, वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास गए, चीफ जस्टिस अपना तो वही ना, सेना के डर से अब जिसको आपने बना दिया है उसको इतने अपॉइंटमेंट के अधिकार हो गए हैं जिनको फील्ड मार्शल बना दिया है। जुड़ी हुई सी खबर है, आ रहा हूं आपके पास। अब अभी बताया प्रोफेसर साहब ने, जिस कम्युनिटी से इमरान खान आते हैं वो उसी कम्युनिटी का जहां बोलबाला है, सबसे ज्यादा लोग हैं, वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ केपीके है, वहां उनकी सरकार भी है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ अब एक किस्म की आप कह लें अघोषित जंग के हालात में पाकिस्तान है। सीज फायर तोड़ना ये तो पाकिस्तान का आप मतलब उसके खून में ही है। हिंदुस्तान अक्सर इसका गवाह बनता रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ भी ये हो रहा है। दोनों देशों के बीच कई राउंड की वार्ता फेल होने के बाद अब जो सीज फायर लागू है वो कागज पे ही लागू है, और पाकिस्तान ही ये बात कह रहा है। उसने कहा हमारे बीच कोई सीज फायर नहीं है। ऑफिशियल प्रवक्ता का स्टेटमेंट है कि भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई सीज फायर मौजूद नहीं है। उनका कहना था सीज फायर का मतलब होता है एक दूसरे के मुल्क में आतंकी या किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई ना करना।
तो अफगानिस्तान तो हमारे यहां कर रहा है, तो ये सीज फायर को हम मानते ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल जो उनके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से जारी किया था। अब एक दूसरी इससे मामला पाकिस्तान अफगानिस्तान का ही कहां तक पहुंचता जा रहा है। अब इसमें चाइना बीच में जो है ऐसा लग रहा है कि पिस रहा है। 3 चीनी लोगों की मौत हो गई। कहां पर? यह मौत हुई है तजाकिस्तान में। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग तीसरे मुल्क में पहुंच गई। ताजिकिस्तान में हमला हुआ ड्रोन से। गोल्ड माइनिंग करने वाली एक कंपनी में चीन के 3 इंजीनियर काम करते थे। उनको निशाना बनाकर किसी ने ड्रोन से उन पर वार किया। इसमें तीनों की मौत हो गई। और ये बिल्कुल वो जो जगह है वो ताजिकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह हमला एक UAV से हुआ था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल से हुआ था, ग्रेनेड और विस्फोटक जिसमें लोडेड था। ताजिकिस्तान ने दावा किया कि यह सीमा पार से हमला हुआ। सीमा पार मतलब अफगानिस्तान। कई चीनी कंपनियां ताजिकिस्तान में भी काम करती हैं पाकिस्तान की तरीके से, और ये कंपनियां खास तौर पर माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज के क्षेत्र में काम करती हैं, अक्सर पहाड़ी बॉर्डर इलाकों में। ये पहाड़ी और बॉर्डर इलाका दोनों देशों के बीच लगभग 1350 किलोमीटर का है। अफगानिस्तान ने स्वीकार कर लिया है कि यह हमला जिसने भी किया उसकी जमीन से किया, और वो इसमें पूरी तरीके से सहयोग करेगा ताजिकिस्तान और चीन के साथ। चीन ने इसमें और कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया है। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में फॉर्मल स्टेटमेंट जारी करके ये कह रहा है चीन के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए कि हम भी अफगानिस्तान से आने वाले आतंक के ही शिकार हैं। तो वो अपने आप को विक्टिम बना के पेश कर रहा है। ऐसे ही उसने ट्रंप के साथ भी किया, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस वक्त उनकी कोशिश ये है। इसमें जो स्टेटमेंट जारी हुआ ये देखें आप, मैं आपको दिखाता हूं, जो अफगानिस्तान की ऑफिशियल प्रवक्ता की तरफ से जारी हुआ है। उनका कहना है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा या किसी ऐसे ताकत के द्वारा किया गया काम है जो कि एक अनिश्चितता की स्थिति बनाए रखना चाहता है। मतलब यह अफगानिस्तान को बदनाम करना चाहता है, उसका ऐसा मानना है। मतलब वो कह रहा है कि यह काम पाकिस्तान ने कराया है। सर मतलब इसमें समीर जी जो पाकिस्तान पूरे दुनिया में आतंकवाद परोसता रहा है, अपने घर जमीन से जो लॉन्चिंग पैड रहा है टेररिज्म का, वो अब ये कह रहा है कि हम अफगानिस्तान से आतंकवाद से पीड़ित हैं। दरअसल जो चीन के इंजीनियर जो 3 मारे गए उसके बाद चीन की प्रतिक्रिया आई है। चीन ने कहा हमारी पूरी घटना पर नजर है, हम देख रहे हैं कि ये कहां से हुआ है। चीन को इस बात का पता है कि अफगानिस्तान की जमीन से हुआ, और अफगानिस्तान ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि भाई उनका इसमें कोई भूमिका नहीं होगी। अफगानिस्तान फिलहाल चीन के साथ किसी भी तरह की लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता। वो जानता है इस बार कि इस समय वो पाकिस्तान से लड़ रहा है। अगर इसमें चीन भी अगर शामिल हो गया तो अफगानिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा लड़ने के लिए। और पाकिस्तान और ने जो कहा है कि भाई अफगानिस्तान से हमारी वार्ता फेल हो गई, तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने बातचीत ही फेल करने के लिए की थी। जिस तरीके से पाकिस्तान के डेलीगेट्स का बिहेवियर था कि वो उनके साथ गालियां दे रहे थे, बदतमीजी से बात कर रहे थे, तो यह तय था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के साथ कोई शांति समझौता हो। और अब जब शांति समझौता की बात हुई तो वहां पर ड्रोन से अटैक कर रहा है, वहां अपने सैनिक भेज रहा है। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से वो वॉर जोन में रहना चाहता है। क्या पाकिस्तान के पीछे अमेरिका का हाथ है? अमेरिका चाहता है कि भाई आप हमला करो। और अब जिस तरीके से एक अफगान नागरिक ने फिलहाल अमेरिका के अंदर जिस तरीके से 2 लोगों को मारा है, उसके बाद ट्रंप साहब बड़े नाराज है अफगानिस्तान को लेकर। तो क्या उसके आड़ में कहानी कुछ उलझी हुई है? मैं आपको बताऊं क्यों कह रहा हूं मैं ये। देखिए, पहले अफगानिस्तान का रिएक्शन में ढूंढ रहा था। अफगानिस्तान ने क्या कहा ये ताजिकिस्तान में मारे गए लोगों पर चीन के? उसने कहा बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी असेसमेंट एंड इंफॉर्मेशन Afghanistan from relevant organs of Islamic Emirate of Afghanistan, the circles behind this incident are those that are striving to create chaos and instability in the region and to sow distrust among countries. कोई देशों के बीच अविश्वास पैदा करने के लिए ये सब करवा रहा है, ये अफगानिस्तान ने कहा है। और इस अब 3 दिन के वाकये जोड़ लीजिए। केवल अमेरिका में आतंकवादी हमला किसने किया? अफगान ने किया। चीन के लोगों पे हमला किसकी धरती से हो रहा है? अफगानिस्तान की धरती से हो रहा है। अमेरिका मांग रहा है बागराम का एयरबेस। पाकिस्तान सॉलिडारिटी में स्टेटमेंट जारी कर रहा है, चीन के भी और अमेरिका के भी, और कह रहा है कि आपकी तरह हम भी अफगानिस्तान के आतंकवाद से पीड़ित हैं। इस सब में विलेन कौन बन रहा है? अफगान को बनाया जा रहा है। तो ये कोई भूमिका तैयार हो रही है क्या एक बार फिर से अफगानिस्तान में बड़ी ताकतों के घुसने की, खास तौर पर अमेरिका की? खास तौर से आपने जितनी बात कही वैसे उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज इसीलिए हो रही है कि भाई अफगान, देखिए ना आप इसमें एक और जोड़ लीजिए हिस्सा जो उनके लिए दुखती नस है कि वो अफगानिस्तान भारत के साथ भी रिश्ते बेहतर कर रहा है।
भारत के साथ उनका रिश्ता बेहतर हो रहा है, ये भी उनको तकलीफ देने वाला है। वो उसमें चीन भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। और जो बगराम एयरबेस पर जो नज़र है, जिसके लिए पाकिस्तान के नाश्ता पानी सब कुछ चल रहा है जी, तो वो सब करके एक कोशिश की जाए कि भाई विलन बना दिया जाए और फिर एक बड़ा हमला किया जाए, या जो भी एक एक्सरसाइज करके वहां पर एंटर फिल्मी किया कहानी जाए। से बना दिया, फिल्मी कहानी जैसा हो गया है। मैंने उसमें इंडिया का भी पोर्शन जोड़ दिया, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के लिए तो वो सिरदर्द है ही ना कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान के साथ बातचीत करे या रिश्ता रखे, तो वो अफगानिस्तान को विलन बनाने की ये कुल मिलाकर एक्सरसाइज है। फिल्मी स्क्रिप्ट है, लेकिन ठीक है, मुझे ये सच्ची कहानियों पर आधारित फिल्मी सच्ची कहानी। हाँ। एक चीज ये भी है कि अगर आप चीन को देखें तो चीन का जिंगजियांग वाला जो इलाका है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बॉर्डरिंग एरियाज है, और चीन का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में काफ़ी होता जा रहा है, ना सिर्फ मिनरल्स में बल्कि ऑयल बेस्ड सिस्टम्स में भी वो ज़्यादा उसकी भूमिका बढ़ती जा रही है। अब ये दोनों तरफ से इनके साथ समस्या ये है कि पाकिस्तान को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, फेल्ड स्टेट है, और जिसको आप कहते हैं ना अनगाइडेड मिसाइल है। वो अनगाइडेड मिसाइल किस तरफ जाकर लगेगा किसी को पता नहीं है। तो इसलिए इस पूरे इलाके में चीन चाहता है कि उसका संतुलन बना रहे, ताकि उस संतुलन से वो भारत पर जो अन्य प्रकार के जो वो दबाव डालता है उसमें उसको थोड़ा फायदा। आपने जितनी कोई स्पाई थ्रिलर्स वगैरह देखी होंगी ना, जैसे आजकल वो आती है फैमिली मैन मनोज वाजपेयी वाली, जिस टाइप की कहानियां उसमें दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे कौन कौन सी शक्तियां काम करती हैं, कैसे कोई माहौल बनाया तैयार किया जाता है, और फिर हमें दिखता कुछ और है। ये कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है, और इसमें कहीं मतलब चक्की में पिस दोबारा अफगानिस्तान ही ना जाए, जो दशकों से पिसता ही आ रहा है। ब्रेक से पहले इमरान खान की बात हुई, 72 घंटे की डेडलाइन दी गई है पाकिस्तान की सरकार को उनकी पार्टी की तरफ से कि इमरान दिखाओ, नहीं तो फिर आप सड़कों पर नज़ारा देखो। और इसके अलावा अफगानिस्तान के एक बार फिर बड़ी ताकतों के घुसने की भूमिका तैयार की जा रही है। क्या ट्रंप एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर सक्रिय करना चाहते हैं अपनी सेना को, इसकी बात भी हमने की। लेकिन पाकिस्तान जो पता नहीं क्यों बड़ी ताकतें जब खेल खेलती हैं तो उसके बीच में कूद कर बड़ा होशियार समझता है अपने आप को, उसकी हैसियत दुनिया उसको दिखाती है लेकिन उसको पता नहीं चलती। पाकिस्तान और यूएई वैसे कहते हैं हम बरादर मुल्क हैं, दोनों इस्लामी देश हैं, लेकिन यूएई ने क्या किया पाकिस्तान के साथ, जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम पर एक किस्म से आप कहे कि उनके चेहरे पर कालिक लगी। पाकिस्तानियों को वीजा देने पर टोटल बैन लगा दिया यूएई ने। यूएई ने कहा कि पाकिस्तानी हमारे यहां आते हैं कुछ कहकर, काम करने का बहाना करके आते हैं और हमारे यहां आके फिर भीख मांगते हैं, भिखारी बन जाते हैं, अपराध भी करते हैं। इसीलिए अब हम किसी पाकिस्तानी को वीजा नहीं देंगे। इससे पहले इसी साल जुलाई में शुरुआत में पाकिस्तानियों के वीजे अचानक यूएई ने रोक दिए थे, तो पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने 11 जुलाई को यूएई के होम मिनिस्टर से मुलाकात की और उनसे कहा कि आप थोड़ी छूट दीजिए हमको। फिर अप्रैल में उससे पहले यूएई के राजदूत ने ऐलान किया था कि समस्या अब नहीं है और हम पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा देंगे। लेकिन अभी मैं खबर पढ़ रहा हूं ये, और इसमें जो है ये बताया गया है कि जो इनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने अपनी एक पार्लियामेंट्री कमेटी को ये जानकारी दी है, अभी कल ही थर्सडे को माफ कीजिएगा, कि यूएई ने हम पर वीज़ा बैन लगा दिया है। इनके इंटीरियर सेक्रेटरी हैं सलमान चौधरी, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट को यह बताया है कि बोथ सऊदी एंड यूएई हैड स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ इंपोजिंग अ बैन ऑन पाकिस्तानी पासपोर्ट। मतलब सऊदी अरेबिया और यूएई तो हमारे पासपोर्ट पर बैन लगाने वाले थे। इसका अंतर समझा देंगे अभी विजय जी आपको कि पासपोर्ट बैन और वीजा बैन में क्या अंतर होता है। तो उन्होंने कहा कि वो तो पासपोर्ट बैन करने वाले थे दोनों देश, लेकिन उन्होंने अभी यूएई ने वीजा बैन किया है, पासपोर्ट बैन करने से हमने उनको रोक लिया है। फिर उन्होंने कहा कि अब यूएई फिलहाल केवल ब्लू जो है इशूइंग वीजास टू ब्लू एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स। ब्लू पासपोर्ट जो होता है वो सरकारी अधिकारी के लिए होता है पाकिस्तान में, और जो दूसरा पासपोर्ट होगा वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको, यानी सरकारी अधिकारी और डिप्लोमेट, केवल इनको वीजा देगा पाकिस्तान के। बाकी जो हरा पासपोर्ट लेके चलते हैं आम पाकिस्तानी, उनको किसी को जो है वो वीजा नहीं देने वाला। और अंत में उन्होंने वजह भी अपनी पार्लियामेंट को खुद बताई। इन्होंने बताया कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जनवरी में बताया गया था कि यूएई का वीजा जो है वो अनऑफिशियली क्लोज कर दिया गया है बिकॉज of UAE concerns that Pakistanis traveling on visit visas were engaging in begging rather than legitimate work.
कि ये वहाँ जाकर भीख मांगते हैं बजाय के काम करने के। ये पाकिस्तान की सरकार अपनी संसद को ऑफिशियली जानकारी दे रही है, ये किसी मीडिया की रिपोर्ट नहीं है कि हम किसी ने कही और किसी ने बताई। ये पाकिस्तान की सरकार ने पार्लियामेंट को बताया है। ये तो हालत है इस देश की। और अभी हमने कहानी कुर्सी की में पिछले एक दो हफ्ते में आपको वो खबरें भी दिखाई जब इनके ऊपर कतर जैसे देशों ने ये पाबंदी लगाई कि किसी खास ग्रेड के सरकारी आदमी से सर्टिफिकेट लेकर के आओ कि तुम हमारे यहाँ आओगे। सर वो आप फ्लाइट देख रहे थे ना, जिसमें फ्लाइट में भी फ्लाइट रिपोर्ट कर रहे थे, तो वो स्थिति। हाँ सर, ये नहीं, पासपोर्ट बैन और वीजा बैन में अंतर क्या है? पासपोर्ट वीजा बैन तो मतलब जो लोग इंडिविजुअल ले रहे हैं, पासपोर्ट बैन का मतलब तो पूरे देश के लिए एक बड़ी बात होगी ना। वीजा बैन में तो फिर भी आप इंडिविजुअल तौर पर ये कह सकते हो कि भाई इन लोगों को हम वीजा बैन कर रहे हैं, कुछ लोगों को रोका जा सकता है और उसको छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन पासपोर्ट बैन तो एक तरह से देश पर ही कालिक हो गई। तो ये तो कह रहा है उनका इंटीरियर सेक्रेटरी, ये तो पासपोर्ट यूएई और सऊदी अरब पाकिस्तान का पासपोर्ट बैन करने वाले। लेकिन ये यूएई को और इनको सऊदी को नहीं पता कि भाई मुनीर साहब ने बताया कि 2 नेशन थ्योरी में मुसलमान भाई होता है। नहीं, मैं तो बल्कि सौरभ जी आपको एक बात कहना चाह रहा था इसमें कि ये इस बात की पुष्टि कर देता है कि आप धर्म के नाम पर जो भी वही बात इसीलिए मैंने कहा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो राज्य है और राज्य के जो नागरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा है, उससे बड़ा कुछ मुद्दा नहीं होता। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी ये बता दें आपको कि हमारी ही तरह लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो इन देशों में जाके काम करते हैं, खासकर सऊदी अरब, कतर और यूएई में। सर इंडिया का तो बहुत बड़ा उसके इनके भी मैं कह रहा हूं, इनके भी बहुत है। नहीं, लेकिन ऐसे मत जोड़िए ना। अच्छा मैं जोड़ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी मतलब लाखों पाकिस्तानियों पर इसका असर पर इनका बहुत ट्रैवल है, बहुत ट्रैवल है। 1.5 करोड़ से ज्यादा के आसपास यहाँ पर पाकिस्तानी हैं। जो मुझे सूचना मिल पाई उसमें यह है कि ना ही सिर्फ ये भीख मांगने का तो एक आधार है, इसके अलावा ड्रग के रैकेट्स वहां चल रहे हैं, वायलेंस वहां ज्यादा हो रहा है। तो कोई भी राज्य अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को पहले तवज्जो देगा, धर्म के नाम पर कितना बर्दाश्त करता है। आप प्रोग्राम में एक दिन हमने दिखाया कि इनका वो होम मिनिस्टर जो है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, वो गया एयरपोर्ट में और वैलिड वीजा जिनके पास है उनको ऑफलोड करा रहा है जहाज से और चढ़ने नहीं दे रहा है कि नहीं तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तुम वहां जाके गलत काम करो। उसी का और उनका अफसर उसको बोल रहा है कि नहीं सर देखो इसका वीजा वैलिड है, लेकिन वो पूछता है क्या काम करेगा तुम, वहां जाके बोलता है ट्रक चलाऊंगा। पहले कभी चलाया? कहता नहीं। वो इसका मतलब ये वो अफसर कह रहा है कि सर ये ऐसे ही करते हैं, ये वहां जाएंगे और फिर वो कतर वगैरह वो हमको दोष देंगे। सर इसका मतलब है कि वो यूएई ने पहले वार्न किया होगा कि भाई ये ऐसा चल रहा है, आप इसको देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिसका नजारा हम वहां देख रहे थे। अब वो नहीं हुआ तब उन्होंने ये नेक्स्ट स्टेप लिया। क्या आप कई बार ऐसे वीडियो आते हैं कि वहाँ के पुलिस जो है पाकिस्तानियों को मक्का मदीना में भीख मांगते पीट रही है, भगा रही है, खदेड़ रही है, और महिलाएं पुरुष हैं। 4700 भिखमंगों को उठा करके पाकिस्तान सऊदी अरब ने भेज दिया था कि भैया ये चलेगा नहीं। तो जाहिर है सरकार से लगातार बातचीत होती रही है। पाकिस्तान की एक हीरोइन की जो वायरल हुई थी पहले वीडियो, वो बताता था कि हमारी क्या हैसियत है, मैं महिला हूं, मेरे पासपोर्ट के बावजूद मुझे कपड़ा खोलकर देखा जाता है, मैं अपने सामने देखता हूं कि इंडियन पासपोर्ट के आदमी को सीधे जाने दिया जा रहा है। वो वायरल हो गई थी। लेकिन इसमें देखिए सऊदी अरब के साथ जो डिफेंस पैक्ट हुआ, आप सोच लीजिए कि डिफेंस पैक्ट तो आपने अमेरिका के कहने पर कर दिया है, लेकिन वो सऊदी इज्जत कितनी पाकिस्तान का कर रहा है। और ये आपने अच्छी बात जोड़ दी, बहुत बढ़िया बात। वो यूएई के फेवर का था सर, वो पाकिस्तान से उसमें कोई फेवर नहीं। ये नहीं, बट इंपॉर्टेंट न्यूज़ सर कह रहे हैं जब भी सऊदी अरब के साथ हुई डिफेंस डील कि पाकिस्तान रक्षा करेगा और दोनों एक दूसरे के बचाव के लिए आएंगे, किसी तीसरे देश ने हमला किया तो हाँ, लेकिन पाकिस्तान वालों तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मानेंगे हम। उसका मतलब नहीं है, जो कई बार जो लोगों को वो मरने के लिए आर्मी चीफ विजय जी, आर्मी चीफ जब रिटायर होते हैं, आर्मी चीफ जो रिटायर होते हैं तो ये इन देशों के सऊदी अरब वगैरह के वो चीफ जो है सिक्योरिटी एडवाइजर हो जाते हैं वहां, और वहां वो जाकर के यहीं की सेना वहां जाके काम करती है। इतना है संयुक्त अरब अमीरात के साथ, इसके बावजूद ये हो रहा है। और ये मत भूलिए कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, एक जहाज से गए थे अमेरिका और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बोला, तो संयुक्त अरब के जो प्रिंस है उन्होंने कहा कि तुमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों बोला है, हमारा जहाज छोड़ो, और इमरान खान को प्राइवेट जहाज से वापस आना पड़ा। ये घटना सब भी हुई। सर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं बता दूं, पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर एक पत्रकार का दावा मैं आपको बता रहा हूं कि
मंगलवार को जो है अडयाला जेल पर हमला हो सकता है। जेल ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है। हजारों की भीड़ को जेल के बाहर जुटाने के प्रयास किए जाएंगे और वो भीड़ जेल पर धावा करेगी। ऐसा इनपुट वहां की सरकार को मिला है, पाकिस्तान की पंजाब की इस प्रांत की सरकार को मिला है। मतलब जो ये तैयारी कर रही है इमरान खान की पार्टी कि अब मंगलवार को जो 72 घंटे की डेडलाइन पूरी हो जाएगी तो जेल के बाहर प्रदर्शन करेंगे। सरकार ये कह रही है कि हमारे पास इनपुट ये है कि ये आकर जेल तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मतलब अब एक संघर्ष की भूमिका तैयार हो गई है। 26 नवंबर को भी पाकिस्तान की पुलिस और सेना ने गोली चलाई थी और जो मुरीदके की बात उन्होंने भी की, तहरीक लब्बैक के ऊपर भी गोलियां चलाईं जिसमें कितने लोग मर गए यही आंकड़ा नहीं है। समीर जी, मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूं कि ये पाकिस्तान की सेना और सरकार ने भूमिका तैयार की है कि मंगलवार को अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की पार्टी के लोगों पर लाठी गोली चले। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है इस पूरे के लिए पाकिस्तान की सरकार और सेना जिम्मेदार है। भाई उनकी मांग क्या है? इमरान खान की बहन तो सिर्फ इतना कह रही है ना कि मुझे भाई से मिलने, तो मेरे पास कोर्ट की परमिशन है। आप मिलना नहीं देना चाह सकते, आप उसका एक फोटो दिखाना नहीं चाह सकते, आप उसका वीडियो नहीं जारी कर रहे, आप उनके वकील को भेज दीजिए, उनकी बहन को भेज दीजिए। लेकिन जिस तरीके से अड़ियल रुख अख्तियार कर रही है पाकिस्तान की सरकार ने और सेना ने, और इमरान खान का ना फोटो जारी कर रहे हैं ना कोई वीडियो जारी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है। और अब क्या करेंगे पार्टी के कार्यकर्ता, उनके शुभचिंतक, उनके चाहने वाले, उनके कार्यकर्ता यही तो करेंगे ना कि जब आप नहीं दिखाओगे तो वो जेल पर धावा बोलेंगे, बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगा, सेना गोली चलाएगी, लोग मारे जाएंगे। पाकिस्तान की सेना यही चाहती है कि अपने लोगों को कैसे मारा जाए। बड़ा बवाल होने वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है। और जो खबर आ रही है कि इमरान खान का जो बेटा है वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है इस समय, और वो लगातार पाकिस्तान का जो युवा है सोशल मीडिया पे जो एक्टिव लोग उनको वो संगठित कर रहा है। और हो सकता है कि उनका बेटा जिस तरह से तो मुहिम चला रहा है सोशल मीडिया पे, आने वाले दिनों में उसका असर पाकिस्तान में दिखेगा और युवाओं का एक बड़ा समूह जेल के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचने वाला है। तो ये देखें, अब यहां से हालात संभालना बिगाड़ना दोनों पाकिस्तान की सेना और सरकार के हाथ। लेकिन आपकी बात जो है ना वो मतलब ज़्यादा बेहतर मैं ठीक समझ रहा हूँ कि सरकार जो है उस आंदोलन को, उन लोगों को कुचलने के लिए ये एक्सक्यूज काम में ले सकती है। हमको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले, हाँ, तो वो उनको पृष्ठभूमि बनाई जाती है, जिसे आप कह सकते हैं, बैकग्राउंड बनाई जाती है कि अगर आगे हमको ये करना है तो करके रखें। उससे अत्यंतिक कानून पास करने में उनको सुविधा होगी और सारा पावर अपने हाथ में। पहले कह देंगे यहाँ वही वो जो क्या होती है हमारे अभी, अब वो धारा बदल गई 144 के लिए, उससे ज्यादा अब तो 360। चलिए सर, देखिए क्या होता है इसमें आगे। और कुछ खबरें जल्दी जल्दी आपको बता दूं मैं, कुछ बड़ी खबरें। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बिल्कुल नजदीक नेशनल गार्ड के जवानों पर हुए हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए ऐलान किया कि अब मैं थर्ड वर्ल्ड के लिए, तीसरी दुनिया के लोगों के लिए किसी भी देश से माइग्रेशन को हमेशा के लिए रोक रहा हूं। ट्रंप ने इस फैसले पर उनके इस फैसले का बहुत बड़ा असर होगा। इसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जो नौकरी, पढ़ाई से या अपने देश के जुल्म से बचने के लिए अमेरिका में शरण मांगते हैं या काम करने के लिए जाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि बाइडेन ने लाखों गैर कानूनी जो एडमिशन्स किए लोगों को वो लेके आए, मैं उन सबको रद्द करूंगा। और उन्होंने ये कहा कि बाइडेन ने जितने फैसले लिए थे, ये पहले भी आरोप लगाते थे ट्रंप जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे कि जो बाइडेन इस हालत में ही नहीं है कि वो फाइल पर दस्तखत कर सकें, वो इतने बीमार हैं। और एक कोई ऑटो पेन जैसी चीज डिजिटल वो साइन सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर हो जाए अपने आप, क्योंकि सिग्नेचर मैच करना मुश्किल है, डिजिटल सिग्नेचर या व्हाटएवर। उन्होंने कहा ये सारे ऑटोमेटिक सिग्नेचर कराए गए हैं, ये कोई सिग्नेचर इन फैसलों पर जो बाइडेन का नहीं है और मैं वो सारे फैसले भी रद्द करूंगा, ये भी इन्होंने कहा। लेकिन ये जो अफगानिस्तान के व्यक्ति के द्वारा हमला वो हुआ, उसके बाद जो ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने लिखा है कि मैं परमानेंटली पॉज कर रहा हूं सारी माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ी बात है। और मैं ऑटो स्लीप, ये कहते हैं उनको स्लीपी जो, मैं सारे फैसले जो स्लीपी जो बाइडेन ने किए ऑटो पेन से, उनको भी मैं बंद कर रहा हूं। फिर वो ये कहते हैं कि अब एक ही इलाज है अपने देश के हालात सुधारने का, वो है रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स माइग्रेशन, जितने लोग आ गए हैं वहां से तो और बिल्कुल ही नहीं आएंगे, जितने हैं इनको भी उल्टा वापस भेजो। ये काम वो करने जा रहे हैं प्रोफेसर। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था सौरभ कि ये जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं शब्द पे जा रहा हूं, थर्ड वर्ल्ड। अब वो थर्ड वर्ल्ड तो किसी एक संदर्भ में थर्ड वर्ल्ड हुआ करता था, थर्ड वर्ल्ड का नाम लिया गया था। और मेरे ख्याल से अल्फ्रेड स्वाबी थे एक व्यक्ति जिन्होंने इसका नामांकन किया था।
पर वो विकासशील देश को थर्ड वर्ल्ड के रूप में जानते हैं, पर विकासशील देश में भी बहुत तेजी से गति से विकास करने वाले हैं, कुछ बिल्कुल विकास नहीं कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये थर्ड वर्ल्ड क्या कहना चाह रहे हैं एक। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो उनके फर्स्ट टर्म की जो नीतियां थीं, कमोवेश उसी नीतियों का में निरंतरता के रूप में इसको आप देखिए। खास करके उन्होंने 7-8 ऐसे राज्य थे 2000 जब उनका जो पहला टर्म था 17 से 21 में, तो 2000 मेरे ख्याल से 7 ऐसे राज्य थे जिन राज्यों में जो खास करके मुस्लिम मेजॉरिटी राज्य थे, उन राज्यों में, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ये क्लियर कर दें, जब ये कहते हैं हम परमानेंटली पॉजिंग एनी माइग्रेशन फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड वर्ल्ड वाली बात तो आपने बता दी, अब ये तो हमको भी गिनने तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मैं माइग्रेशन का मतलब क्या, माइग्रेशन जो अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंसी सीख कर रहा है उसके लिए, जो वहां पर स्थायी नागरिक बनना चाह रहा है वो, या कोई भी जो जाना चाह रहा है किसी भी सिलसिले में? इमिग्रेंट तो इमिग्रेंट है ना, मतलब वो किसी भी कैटेगरी में हो, वो किसको रोक सकते हैं अपने हिसाब से भी तय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वो सेलेक्टिवली देखते हैं, क्योंकि लेबर उनके इससे उनका लॉस भी है। ऐसा नहीं है कि उनका कोई फायदा हो जाएगा, कुछ सेक्टर्स में तो उनको फायदा हो सकता है, लेकिन जैसे टूरिज्म है। लेकिन एक तो इंटरनेशनल लॉ के विरुद्ध है। अगर एक देश में वीजा पासपोर्ट से कोई जाता है तो इस पर सभी देशों के अंतर्राष्ट्रीय वियना में हस्ताक्षर है। वो केवल शरणार्थियों के लिए कह रहे हो? वो नहीं, पूरा माइग्रेशन असाइलम सीकर्स के लिए कर बल्कि उनसे ये पूछा कि ये जो गोली चलाया था तो आपके CIA के लिए काम कर रहा था, तो उन्होंने कहा वो पागल हो गया है। अब उन्होंने उत्तर दिया है, कहा कि आपके CIA के लिए ये काम कर रहा था और इसकी बाजाबता जांच हुई थी, जांच के बाद ये आया था। कह रहे कि एक बड़ा फैसला है, इसका असर काफी दुनिया के हिस्से पर होगा, पड़ेगा। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। अच्छा, खबर के ऐसा तो नहीं है कि इनको नहीं पता होगा, इन्होंने कहा ही होगा ऐसा करने के लिए उसको। इन्होंने अपने सबसे करीबी व्यक्ति एंड्री यर्मक, उसका इस्तीफा करवा दिया है। मैं कह रहा हूं कि करवाया है, खबर ये छपी है कि उसका इस्तीफा हुआ है। $100 मिलियन के भ्रष्टाचार का मामला है। अब ये जिसका इस्तीफा हुआ एंड्री यर्मक, इसको समझ लीजिए आदमी कौन था। हर वक्त साय की तरीके से इनके साथ रहने वाला, 2019 से इनके लगभग हर फैसले में साझेदार, जंग के बाद से तो खास तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय का मुखिया, प्रेसिडेंशियल ऑफिस का हेड, ये व्यक्ति था। ये इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति था कि जिनीवा में अमेरिका और यूरोप के साथ जितनी भी समझौते पर बातचीत हो रही थी, उस प्रतिनिधि मंडल को यूक्रेन के लीड कर रहा था यही व्यक्ति एंड्री यर्मक, बिल्कुल खासम खास व्यक्ति। और ये युद्ध के बीच में जब बिल्कुल समझौते की बातें फाइनलाइज हो रही हैं, उससे पहले इसके इस्तीफे होने का मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि क्या समझौते पर दस्तखत जेलेंस्की नहीं कोई और करेगा? क्या जेलेंस्की का भी इस्तीफा होगा? जेलेंस्की भी जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि पुतिन ने भी जो अभी बड़ी टफ टॉक की, उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं मौजूदा यूक्रेनी लीडरशिप के साथ किसी समझौते पर दस्तखत नहीं करूंगा। तो उन्होंने वो नहीं चाहते कि मैं एक मेज पे भी जेलेंस्की के साथ बैठूं। तो क्या अमेरिका इस हद तक जाएगा? वो पुश तो कर ही रहा है जेलेंस्की को कि वो सारी शर्तें मान ले, लेकिन क्या उसमें यह भी शामिल होगा कि जेलेंस्की खुद भी चले जाएं? इनका इस्तीफा जो है एंड्री यर्मक का, उस ओर एक इशारा जरूर कर रहा है सनी जी। निश्चित रूप से चीफ ऑफ स्टाफ का इस्तीफा होना और भ्रष्टाचार के आरोप में उनका रेड पड़ना ये बता रहा है कि जेलेंस्की के दिन पूरे हो गए हैं यूक्रेन के अंदर। अब उनको पद छोड़ना पड़ेगा, अब उनके लिए बना रहना बहुत मुश्किल है। अभी तक तो वो राष्ट्रवाद की बात करके रूस से युद्ध करके चुनाव टाल रहे थे और सत्ता में बने हुए थे। जिस तरीके से अमेरिका का दबाव है कि जो 28 सूत्रीय जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है वो मांगने का उनका दबाव है, रशिया से वो जिस तरह से लगातार परेशान हो रहे हैं और 20 से 22% रूसी हमले की तस्वीरें आप साथ साथ चला सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इस घटना के बाद कि भ्रष्टाचार का जो मामला बना है, ऐसा हो नहीं सकता कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बात की भनक न हो कि इतना बड़ा खेल हो जाए और उनकी नॉलेज में ना हो। उनकी नॉलेज में हो या ना हो, दाग उनके ऊपर भी उड़ेंगे, उंगली उनके ऊपर भी उठेगी। उसका इस्तीफा होना, इसका मतलब यह है कि जेलेंस्की के दिन भी अब पूरे हो चुके हैं यूक्रेन के अंदर। वो या तो इस्तीफा देंगे, और मुझे उसकी बात की संभावना लग रही है कि वो इस्तीफा देंगे और उनके लिए कोई एस्केप रास्ता तैयार किया जाएगा। वो किसी और देश में भी शरण ले सकते हैं, क्योंकि अब उनका यूक्रेन में रहना संभव नहीं है। क्योंकि आप अगर वो समझौता मान रहे हो, 20% जमीन आप दे दोगे रशिया को, उसके बाद आप देश में कैसे रहोगे? और इतना लंबा समय युद्ध चला है, उसके बाद जो स्थितियां खराब हुई है यूक्रेन के अंदर, जेलेंस्की को आने वाले दिनों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जेलेंस्की आने वाले दिनों में देश भी छोड़ सकते हैं। अब उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अब मुझे लगता है कि जो रशिया कहा था पुतिन ने कि भाई दस्तखत पे मैं साइन करूंगा, लेकिन जेलेंस्की राष्ट्रपति के रूप में साइन नहीं करेंगे, तो मुझे लग रहा है अब उसका भी असर होगा। कोई नया व्यक्ति वहां चार्ज संभालेगा। ये व्यक्ति
व्यक्ति वो है जिसका इस्तीफा हुआ है, जिसने अपने ठीक बात नहीं कहा, चीफ ऑफ स्टाफ और जेलेंस्की के बाद सबसे ताकतवर आदमी यूक्रेन का माना जाता था, सेकंड इन कमांड। उसने एक अभी इंटरव्यू में कहा था कि कोई यूक्रेनी राष्ट्रपति यूक्रेन की जमीन छोड़ ही नहीं सकता, ये हमारे संविधान के खिलाफ है। जेलेंस्की भी चाहें भी तो भी वो ऐसे समझौते पर दस्तखत नहीं कर सकते। वहां वैसे भी मांग ये चल रही है, उनकी एक पार्टी है यूरोपियन सॉलिडारिटी पार्टी, उनकी मांग ये चल रही है कि एक राष्ट्रीय सरकार वहां बन जाए और राष्ट्रीय सरकार में मतलब एक पूरा प्रतिनिधित्व हो जाए, नेशनल गवर्नमेंट, हाँ, और वो समझौता करे। ये देखिए तो बड़ी बात हो जाएगी। का अमेरिका का रूस का सबका खेल चल रहा है ना। अरे सर आप देखें अब एक बड़ी खबर और बहुत अच्छी खबर विथ लिटिल कंट्रोवर्सी, इसकी बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए जो आंकड़ा अचीव किया है वो सबके अनुमान से आगे है। हमारी 2025-26 की दूसरी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है, 8.2%, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 5.6% से बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये खबर दुनिया के साथ शेयर की और उन्होंने लिखा कि दूसरी तिमाही में 8.2% जीडीपी वृद्धि दर लोगों की कड़ी मेहनत और उद्यम को दर्शाती है। देखिए अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहले तो जो कुछ की रिफॉर्म्स अभी सरकार ने किए, खास तौर पर जो इनकम टैक्स में रिलीफ था और उसके बाद जीएसटी की दरों में जो रिलीफ था, उसका असर देखा जा रहा है, माना जा रहा है और माना जा रहा है कि अगली तिमाही में उसका और ज्यादा असर देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये, और कुछ और बड़े की रिफॉर्म्स इस पार्लियामेंट के सत्र में इस सरकार और ला सकती है। अभी आपको मालूम है लेबर कोड लागू हुआ है हमारे देश में, वो एक बहुत की रिफॉर्म माना जा रहा है। लेकिन इसमें एक डेटा आपको इसके साथ और दे देता हूं क्योंकि वो इंटरेस्टिंग डेटा है कि ये जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है, जो ये बता रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखें पिछले 4 क्वार्टर की ग्रोथ रेट बता रहा हूं आपको मैं। जुलाई सितंबर 2024 उसकी ग्रोथ रेट थी 5.6%, अक्टूबर दिसंबर 2024 6.4%, जनवरी मार्च 2025 7.4%, अप्रैल जून 2025 7.8%, जुलाई सितंबर 2025 8.2%। 5 तिमाही से भारत की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, 6 तिमाही से, और अपने 8.2 के स्तर पर पहुंची है, जो पिछले कई तिमाहियों में सर्वाधिक है। और इसके साथ हमारी इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक अभी जो असेसमेंट आ रहा है वो कि मतलब 25-26 का वो 8% प्लस होना चाहिए। तो ये कई, मुझे तो लग रहा है बहुत बरसों के बाद ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो। लेकिन कंट्रोवर्सी क्या है, आईएमएफ ने भारत की डेटा क्वालिटी को सी ग्रेड दिया है, सी ग्रेड दिया है। डेटा क्वालिटी मतलब हमारा वो सारा तंत्र जो ये सारे आंकड़े जारी करता है वो कितना विश्वसनीय है, उसकी विश्वसनीयता को कैटेगरी सी दी गई है। सर इसमें एक खेल है ये क्योंकि कांग्रेस ने भी ये कहा कि हकीकत तो ये है, तो हकीकत थोड़ी सी और है इसमें। ये बात सही है कि उसने हमारी डेटा को कैटेगरी सी में डाला है आईएमएफ ने, लेकिन वो पिछले साल भी कैटेगरी सी में ही थी। कोई उसने हमको डिग्रेड दोबारा वो नहीं किया, डाउनग्रेड नहीं किया, अपग्रेड भी नहीं किया, डाउनग्रेड भी नहीं किया। और इसमें मैं आपको बता दूं असल बात जो है, बाकी जानकार लोग और ज्यादा हैं यहां पे, ये इसलिए क्योंकि हमारी जो जीडीपी सीरीज का बेस ईयर है वो 2011-12 या 12-13 है, और अपेक्षा ये की जाती है कि वो बेस ईयर रेलेवेंट ज्यादा नजदीक का हो। और भारत सरकार ने ये कहा हुआ है कि हम उसको बेस ईयर को 22-23 करना चाह रहे हैं और वो कर दिया जाएगा। और अगले साल फरवरी के बाद से जो आंकड़े जारी होंगे वो कुछ नए आप मतलब कुछ आप कह सकते हैं कुछ नए तरीके से इकट्ठा किए गए आंकड़े होंगे। और उसके ऊपर आईएमएफ ने कहा है हम उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा उसको रिव्यू करें और उस वक्त भारत की ये जो डेटा की विश्वसनीयता है इसका दर्जा बढ़ाया भी जा सकता है। तो इसमें हमको जल्दबाजी नहीं करके 2-4 महीने इंतजार करना होगा। प्रोफेसर साहब, नहीं, मुझे ठीक ही लग रहा है कि सरकार जाहिर तौर पे चाहेगी कि जैसे जैसे नज़दीक का वो डेटा के आसपास अपना बेस ईयर को करे, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा मैं मोटे पिक्चर पर देखता हूँ। और मोटा पिक्चर ये मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इस तिमाही में भी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ा है। आप देखेंगे कि पूरे पिछले 3 साल में भी आप देखेंगे तो जो गरीबी दर से लोग हैं, गरीबी रेखा से वो लोग ऊपर उठ रहे हैं। जो परचेजिंग पावर है, जैसे अभी आपने कहा रिफॉर्म्स हुआ, जीएसटी के रिफॉर्म्स के बाद आप देखेंगे कि राज्यों में भी खुशहाली आई है। तो मैं तो मोटे पिक्चर से इसको देखता हूं और उससे अगर कोलैबोरेट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, ये जो गति है वो ठीक है। और ये गति इसलिए भी ठीक है क्योंकि अगर 8%, क्योंकि डेटा तो यही था, इसी डेटा के हिसाब से हमने अपना लक्ष्य तय किया था और इस लक्ष्य के हिसाब से जो इंटरनल लक्ष्य, एक्सटर्नल की आप छोड़ दीजिए, इंटरनल लक्ष्य हमारा है कि लगातार अगर हम 8% के दर से बढ़ते रहेंगे
तो हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात आपने ठीक की कि हमने तो कोई सिस्टम बदला नहीं, हमने नहीं बदला, तो हमारा जो बेस लाइन है कई वर्षों से जिस तरीके से डेटा जारी कर रहे हैं उसी सिस्टम ने डेटा जारी किया और उसी फर्क है ना, बेस लाइन का ही तो फर्क होगा ना। बेस लाइन जब 2011-12 रखेंगे तो वहां से जब उसकी ग्रोथ दिखाई देगी तो वो आपको ज्यादा दिखाई देगी। मैं मान लिया आपकी बात, वो मैंने बताया कि अगले साल उसको बदलने की तैयारी है, लेकिन सर बस समय भी नहीं, जब जीडीपी 5% आती है कभी तो सब खुशी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तब मान लेते हैं कि हाँ ये ठीक है 5% है। दूसरे तरीके से कह रहा हूँ कि 8% भी कम ज्यादा है कि नहीं है, लेकिन वो लगातार बढ़ रही है, ये उसका एक पॉजिटिव साइन है कि अगले तिमाही से ही 2021-22 को आधार बढ़ के जारी करेगा, अगली तिमाही से हो रहा है ना, वही राहुल गांधी ने शुरू की नहीं डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी,